अर्जुन देव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। उसने शांति से ऊंचे टॉवर में दो लोगों को देखा, जैसे कि उन्हें कुछ हुआ ही न हो। दोनों के चेहरों पर मुस्कान जम गई। बूढ़े आदमी का शरीर थोड़ा कांपने लगा, क्योंकि उसने कांपती आवाज में कहा, शहर, भगवान, ऐसा लगता है जो अपंग हो गया वो है जिस व्यक्ति को आपने आमंत्रित किया था। बैंक। युवराज चैतन्य के हाव भाव गुस्से में बदल गए। उसने बूढ़े की छाती पर लात मारी और गुस्से से कहा, इस बूढ़े की आंखें हैं, क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? पांव मारना। बूढ़े आदमी का चेहरा दर्द से भर गया, क्योंकि उसने अपने दिल में शिकायत की। उसकी छाती की पसलियां अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। अब वे सभी फिर से टूट गए थे। युवराज चैतन्य ने जब अर्जुन देव की फीकी मुस्कान देखी तो उन्होंने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए। फिर उसने फिर से खिड़की पर जोर से प्रहार किया। युवराज चैतन्य मुड़ा और कमरे के पश्चिमी कोने में चला गया। जमीन पर खड़ा बूढ़ा आदमी बस उठ गया। युवराज चैतन्य की आंखों में घृणा भर गई जब उन्होंने ये सोचा कि बूढ़े ने दूरदर्शी के बारे में क्या कहा, जो 1000 किलोमीटर दूर देखने में सक्षम था। युवराज चैतन्य ने बूढ़े को फिर से लात मारी, जिससे वो दीवार से टकरा गया और वो बेहोश हो गया। कचरा, यदि आप उस रुद्र भाटी को खोजने नहीं गए होते तो हम उस बटुए से निपटने के लिए आज तक इंतजार नहीं करते। युवराज चैतन्य जब पश्चिमी कोने पर पहुंचे तो उन्होंने 7 काश्तकारों को अत्यंत मजबूत आभा के साथ देखा। अंत में उसकी नज़र सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाले एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। उन्होंने उदासीनता से कहा, बूढ़ी बाई, मुझे इस बार पहले एक कदम उठाने की आवश्यकता है। कल उसे मारने में मेरी मदद करें। बूढ़ी बाई ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जैसा आप चाहते हैं। जुबेर। जो कोई भी उजाड़ शहर की कुश्ती की अंगड़ी में जाता है वो इस नाम से परिचित होगा। उजाड़ शहर वो कड़ी थी जो 4 महान साम्राज्यों को जोड़ती थी। ये स्काई मार्शल महाद्वीप के 2 महान दिलों में से एक था। ये महान जिन साम्राज्य की राजधानी विंड सिटी के रूप में प्रसिद्ध था। क्योंकि जुबेर वहां अपना नाम बनाने में सक्षम थे, इसलिए उनकी ताकत पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ये अप्रत्याशित था कि वो मुक्केबाजी में विशेषज्ञ थे। जब धूल जम गई तो जुबेर अर्जुन देव के हाथों गिर गए, जिससे उनकी एक बाह अपंग हो गई। लॉन्गयांग द्वीप की कुश्ती की रिंग में उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिसने ये सब समाप्त किया वो महान किन युवा था, जिसकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत और उदासीन थी, जिससे हर कोई उसे नीची दृष्टि से देखने लगा। मैच जारी रहे। अर्जुन देव ने यह भी पता लगाया कि कैसे युवराज चैतन्य ने उनके साथ व्यवहार किया। युवराज चैतन्य पहले मैच के लिए हर दिन अर्जुन देव से निपटने के लिए एक एक्सपर्ट भेजते थे। जब तक अर्जुन देव पहले मैच में अर्जुन देव को गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकते थे, तब तक वो अगले कुछ मैचों में हारते रहेंगे। संसाधनों के संरक्षण का ये सर्वश्रेष्ठ तरीका था। युवराज चैतन्य के पास संभवतः पर्याप्त संसाधन नहीं थे। वो संभवतः सभी को अर्जुन देव पर नहीं रख सकते थे। इस चयन में डेविड फर्नांडिस और प्रशांत भी थे, जो उनके जैसे शिखर प्रतिभा थे। यदि वे अपनी लगातार 60 जीत को तोड़ते हैं तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। यदि अर्जुन देव लगातार 60 जीत को तोड़ने में सफल रहते हैं तो उन पर भयानक दाम लगाए जाएंगे। वो चाहे कितना भी अमीर हो, वो इसे वहन नहीं कर पाएगा। इसलिए निम्नलिखित मैचों में अर्जुन देव ने अपनी तलवार का उपयोग जारी रखने का इरादा नहीं किया। उन्होंने लड़ने के लिए अपनी वाइटल क्यू और मॉडिफाइड ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट का उपयोग करना जारी रखा। पिछले दिन की तरह अर्जुन देव ने हर मैच को शोचनीय स्थिति में जीता। अब तक उन्होंने 30 से अधिक जीत हासिल की हैं। जब तक वो कुछ 100 जीतता है, तब तक वो 1 लाख से अधिक मध्यम दर्जे की स्पिरिट ग्रेट स्टोन प्राप्त करने में सक्षम होगा। स्वाभाविक रूप से जो लोग चुनौती शुल्क का आधा खर्च कर सकते थे वे औसत दर्जे के नहीं थे, अन्यथा वे अपने पैसे को इतनी लापरवाही से बर्बाद नहीं करते। अर्जुन देव की जीत पिछले दिन की तुलना में और भी कठिन थी। उसके शरीर पर घाव अब पहले से भयानक थे। हालांकि जब तक वो सहन कर सकता था और उसका प्रतिद्वंद्वी शिखर मुक्केबाज नहीं था, तब तक अर्जुन देव केवल अपनी वाइटल क्यू का उपयोग करने में बने रहेंगे। स्काई बॉडी टेम्परिंग 8 छोटी पूर्णता तक पहुंचने के बाद उनकी वाइटल क्यू में 20,000 की वृद्धि हो गई थी। यद्यपि ये स्पष्ट नहीं था, अर्जुन देव सुधार महसूस कर सकते थे। पिछले दिन की तुलना में अर्जुन देव की अपनी वाइटल क्यू में वृद्धि की समझ और भी गहरी हो गई थी। लड़ाई, संघर्ष, लड़ाई। जीतने के विचार को थामे हुए अर्जुन देव युद्ध के नगाड़ों की आवाज पर अडिग रहे। जब तक उनका प्रतिद्वंद्वी पराजित नहीं होता वो नहीं गिरते। पूर्ण जीत। 18 मैचों के बाद अर्जुन देव ने फिर से पूर्ण जीत हासिल की। उनकी जीत का सिलसिला अब 46 तक पहुंच गया है। यद्यपि अर्जुन देव दयनीय स्थिति में थे और घावों से लथपथ थे, लेकिन उनकी आंखें शांत रहीं। अर्जुन देव ने भीड़ के आश्चर्य और अविश्वास की परवाह नहीं की।
अर्जुन देव ने अपने कुछ थके हुए शरीर को भूरे वस्त्रों वाले बूढ़े व्यक्ति के पास खींचा और 138 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन प्राप्त किए, जो उन्होंने आज प्राप्त किए थे। ये एक पागल संख्या थी। ये अरीना में लगातार जीत का आकर्षण था। जिनके पास जीत की लकीर नहीं थी, वो ऐसा नहीं कर सकते थे। यद्यपि इन लोगों ने आज 17 जीत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने केवल 50,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन प्राप्त किए थे। अर्जुन देव जैसे लोगों की तुलना में जिन्होंने लगातार जीत हासिल की थी, वे इससे बहुत दूर थे। यदि अर्जुन देव जीतना जारी रखते हैं तो कल, परसों और उसके बाद के दिन उन्हें प्राप्त स्पिरिट स्टोन की संख्या और भी सन की संख्या तक पहुंच जाएगी। भूरे वस्त्रों वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव कई बार हिले। ये स्पष्ट था कि उसे दर्द महसूस हो रहा है। हालांकि वो फिर भी कड़वाहट से मुस्कुराए और कहा, लगातार 46 जीत हासिल करने पर बधाई। अर्जुन देव ने धीरे से सिर हिलाया और भूरे वस्त्रों वाले बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। फिर उसने सभी की निगाहों को नजरअंदाज किया और कुश्ती के रिंग से बाहर चला गया, अपने आंगन की ओर बढ़ गया। अर्जुन देव को आज जो आंतरिक घाव लगे थे, वो पिछले 2 दिनों की तुलना में अधिक गंभीर थे। उसके लिए अपने सार से कम समय में ठीक होना कठिन था। अर्जुन देव के पास कैनरिन आइलैंड पर जड़ी बूटी के बगीचे से प्राप्त जोटों को ठीक करने के लिए स्पिरिट जड़ी बूटियों को निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने 500 वर्ष और उससे अधिक पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटियों को निकाला। फिर उन्होंने उन्हें आंतरिक और बाहरी घावों के इलाज के आधार पर वर्गीकृत किया। अंत में उन्होंने 2 700 वर्ष पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटियों को चुना, जो एक दूसरे से नहीं टकराती थीं। फिर उन्होंने उन्हें कढ़ाया और उन्हें खा लिया। इसके बाद अर्जुन देव पालथी मारकर बैठ गए और औषधीय ऊर्जा के उत्सर्जन को तेज करने के लिए अपने सार को प्रसारित किया। स्पिरिट जड़ी बूटियों और अर्जुन देव की कुछ हद तक मॉन्स्टर्स काया की सहायता से उनकी त्वचा पर घाव एक दृश्य दर से ठीक हो गए। उसकी त्वचा पर घाव धीरे धीरे नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रहे थे। आंतरिक चोटें और अवरुद्ध क्यूई और उसके शरीर में रक्त भी धीरे धीरे साफ हो रहा था। 2 घंटे के बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और एक कौर काले खून की उल्टी कर दी। उसने तुरंत बहुत अधिक आराम महसूस किया। उनकी आंतरिक चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। मेज पर बची हुई स्पिरिट हर्ब्स को देखते हुए अर्जुन देव ने धीरे से कहा, स्पिरिट हर्ब्स वास्तव में अच्छी चीजें हैं। जिन आंतरिक चोटों के लिए कम से कम 1 सप्ताह की आवश्यकता थी, वे इन 2 स्पिरिट जड़ी बूटियों की सहायता से 2 घंटे में पूरी तरह से ठीक हो गईं। दुर्भाग्य से उनमें से बहुत कम है। अभी भी 2000 साल पुरानी स्पिरिट जड़ी बूटियां हैं। मैं उन्हें परसों और कल के लिए छोड़ दूंगा। आखिरी दिन कुश्ती की अंगूठी खत्म होने के बाद इससे समग्र स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अर्जुन देव के कमरे से बाहर निकलने और रात का खाना खाने के बाद उन्होंने अपनी दिनचर्या शुरू की। उन्होंने दिन के दौरान होने वाले झगड़ों की सावधानीपूर्वक अनुकरण किया। ये विशेष रूप से जुबेर के साथ लड़ाई के लिए था। कई बार इसका अनुकरण करने के बाद वो जिस निष्कर्ष पर पहुंचा वो कुछ निराशाजनक था। अगर अर्जुन देव ने लूनर शैडो सेबर का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वो जुबेर जैसे पीक फिस्ट मास्टर के लिए मैच नहीं होता, चाहे वो ग्रेट ड्रैगन ट्राइगर फिस्ट को कैसे भी संशोधित करता हो। इसने अर्जुन देव को और भी अधिक दृढ़ बनाने के लिए पृथ्वी रैंक वाली मुट्ठी तकनीक या हथेली तकनीक प्राप्त करने के लिए दृढ़ बना दिया। तभी वो अपने मजबूत वाइटल क्यूई और भौतिक शरीर को पूरी तरह से बाहर निकालने में सक्षम होगा। रात गहरी हो गई और चांदनी पेड़ों की चोटी पर चढ़ गया, जिससे हल्की रोशनी गिर पड़ी। अर्जुन देव आंगन में बैठ गए और दिन के दौरान प्राप्त समझ को फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की चौथी परत में शामिल करना शुरू कर दिया। लड़ने के लिए शुद्ध वाइटल क्यूई का उपयोग करना, युद्ध के दौरान भौतिक शरीर की खेती के चमत्कारों को समझना रुद्र भाटी की तरह था। इसने किसी को बहुत जल्दी सुधार करने की अनुमति दी। हर दिन झगड़े के बाद अर्जुन देव को वाइटल क्यूई की एक नई समझ प्राप्त होगी। अब वो अधिक दक्षता के साथ फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की चौथी परत की खेती कर सकता था। अर्जुन देव को आखिरकार समझ में आ गया कि कैसे रुद्र भाटी ने 2 महीने में चौथी परत की खेती की। प्रतिभा के अलावा रुद्र भाटी का वाइटल क्यूई के साथ कई दर्जन वर्षों का युद्ध अनुभव कुछ ऐसा था जिसकी तुलना अर्जुन देव नहीं कर सकते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। शांत रात में कीड़े मकोड़ों, पक्षियों या एक दूसरे से फुसफुसाते हुए लोगों की चीखें थीं। हालांकि ये शांतिपूर्ण लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये बहुत शोर था। अंत में ये शांत था या नहीं, ये किसी के दिल में एक ही विचार पर निर्भर करता था। दिन और रात में कोई अंतर नहीं था। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन देव ने दिन रात खेती की। ऐसा लग रहा था कि उसने मानसिक स्थिति के संदर्भ में कुछ समझ लिया था, पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर हो गया था। बैंग! दूसरे दिन जब सूर्य उदय हुआ तो अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और उसके बाएं हाथ का तीसरा एक्यूपॉइंट खुल गया और नीले रंग के ड्रैगन क्यूई के एक स्ट्रैंड में बदल गया, जो उसके बाएं हाथ को भर रहा था। अर्जुन देव की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। उन्होंने अपनी बाह पर तीसरे एक्यूपॉइंट को देखा। अर्जुन देव ने एक प्रसन्न मुस्कान प्रकट की और खुद से बुड़बुड़ाया, मैंने एक और एक्यूपॉइंट खोल लिया। ऐसा लगता है कि मैं ग्रेट परफेक्शन तक पहुंचने से पहले 2 और एक्यूपॉइंट खोल सकता हूं। अगर मैं समाप्ति तक पहुंचता हूं तो मैं अपने बाएं हाथ के सभी 12 एक्यूपॉइंट्स को खोलने में सक्षम हो सकता हूं। जब अर्जुन देव कुश्ती के अंगूठी में पहुंचे तो उन्होंने हमेशा की तरह साधना करना जारी रखा।
पिछले कुछ दिनों से अर्जुन देव का मजाक उड़ाने वाले दर्शकों के स्टैंड में प्रतिभागियों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे अपने दिलों में बहुत संघर्षपूर्ण महसूस कर रहे थे। उन्होंने चाहे कुछ भी कहा हो, चाहे वे कुछ भी कहें, वे अर्जुन देव की लगातार 46 जीत को नहीं मिटा सकते थे। अगर वे ये कहते रहे कि अर्जुन देव अज्ञानी थे और उनमें प्रतिभा कम थी, तो वे खुद के चेहरे पर थप्पड़ मार रहे होंगे। अर्जुन देव जैसे मूर्ख व्यक्ति ने भी इतनी कम प्रतिभा के साथ लगातार 46 जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की। उन लोगों के बारे में क्या जो उन्होंने नहीं किया? क्या इससे वे और भी अधिक अज्ञानी और उनमें प्रतिभा भी कम हो जाएगी, यहाँ तक कि कचरे से भी बदतर? प्रमोद ने कुछ नफरत से कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि वो आज भी लगातार जीत हासिल कर सकता है। एक अज्ञानी व्यक्ति जो अंतिम समय में रट रहा है, लगातार 50 जीत कैसे प्राप्त कर सकता है? वो सिर्फ भाग्यशाली है। ग्रेट किन नेशन से कोई व्यक्ति लगातार 50 से अधिक जीत कैसे प्राप्त कर सकता है? ये सही है। तुम महान और सद्गुणी होने का दिखावा क्यों कर रहे हो? वो अंततः हार का स्वाद चखेगा। सभी को जलन महसूस हुई। प्रमोद की बातें सुनकर सभी सहमत हो गए। जब रूपाली देव ने यह देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, बड़ी बहन, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सोचना कि वे विभिन्न स्थानों की उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं, उनमें कोई उदारता नहीं है। शर्मिला मंद मुस्कान मुस्कुराई और बोली, जब तुम भविष्य में उनमें से और भी देखोगे तो तुम समझ जाओगे। शर्मिला 14 वर्ष की उम्र से ही एडवेंचर कर रही थी। उसने दुनिया के अंधकार पक्ष को बहुत अधिक देखा था। रूपाली देव ने जो चीजें देखी थीं, वो बाल्टी में एक बूंद थीं। वे अब शर्मिला के दिल में कोई लहर नहीं पैदा कर सकती थीं। रूपाली देव ने साधना में डूबे हुए अर्जुन देव की ओर देखा और उसने पूछा, बड़ी बहन, क्या तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति आज लगातार जीत हासिल कर पाएगा? शर्मिला ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वो समझ नहीं पा रही थी। ये कहना मुश्किल था। शर्मिला ने कल ड्रॉ खेला था, इसलिए उनकी जीत का सिलसिला खत्म हो गया था। कल लड़ने वाले सभी लोग पीक मार्शल किंग थे। इसके अलावा उनके पास युद्ध अनुभव की कमी नहीं थी। शर्मिला ने इसका स्वयं अनुभव किया था। उन्हें विश्वास नहीं था कि अर्जुन देव की जीत को भाग्य से समझाया जा सकता है। अर्जुन देव मजबूत थे। हालांकि जब उन्होंने देखा कि उनके लिए हर मैच जीतना कितना कठिन है, तो वे अर्जुन देव के जरिए नहीं देख सकते थे। ऐसा लग रहा था कि अगर वो जीतना जारी रखता है तो वो अगला मैच हार जाएगा। वो उसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकती थी। डेविड फर्नांडिस और प्रशांत ने अर्जुन देव की ओर अथाह निगाहों से देखा। उनके दिल संदेह से भरे हुए थे। हालांकि पंकज सिंह ने अर्जुन देव की अवहेलना की, उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो प्रशांत के पास गया और मुस्कुराया, भाई जियांग, अपनी शक्ति के साथ हमें आज जीतना जारी रखना चाहिए। प्रशांत ने सिर हिलाते हुए कहा, यह कहना मुश्किल है। लगातार 48 जीत एक सीमा है। कुश्ती के अंगूठी द्वारा काम पर रखे गए विशेषज्ञ जल्द ही सामने आ जाने चाहिए। अगर हम इसी तरह जीतते रहते हैं तो हम जो स्पिरिट स्टोन्स जीतते हैं वो छोटे हैं। हालांकि बाहर के लोगों से स्पिरिट स्टोन्स युवराज चैतन्य को दिवालिया करने के लिए पर्याप्त होंगे। पंकज सिंह ने परवाह नहीं की और कहा, चलो इंतजार करके देखते हैं। जब तक कि एक आधा कदम मार्शल सम्राट बाहर नहीं आता, मुझे विश्वास नहीं है कि कोई मुझे हरा सकता है। प्रशांत धीरे से मुस्कुराए और कुछ नहीं बोला। प्रशांत ने हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क से नीचे कई शीर्ष शक्तिशाली विशेषज्ञों को देखा था। अकेले असंख्य फींक पैलेस में ऐसे कई लोग थे। पंकज सिंह के रवैये से आज उनकी हार निश्चित थी। कोलोसियम में दर्शकों के स्टैंड लोगों से भरे हुए थे। यहां तक कि ऐसी स्थितियां भी थीं जहां एक ही सीट पर 2 या 3 लोग बैठे हुए थे। युवराज चैतन्य के प्रसार के साथ ही ये खबर तेजी से फैल गई कि ये रेसलिंग रिंग प्राचीन डेवोलेट टावर के लिए चयन का पहला दौर था। परिणाम स्वरूप लॉन्गयांग द्वीप पर कई कलाकारों को ये खबर मिली और वे बड़ी संख्या में दौड़ पड़े। आज के टिकट की कीमतें कई गुना बढ़ गईं और वे सभी बिक गए थे। आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर सकती थी। इसके अलावा कोलोसियम का चौथा दिन घटना का वास्तविक चरमोत्कर्ष था। लगातार जीत हासिल करने वाले प्रतिभागियों ने पहले ही 1 लाख से अधिक मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स जमा कर लिए थे। इस प्रकार की चुनौती शुल्क को वहन करने में सक्षम होने के लिए अपनी शक्ति स्वयं में एक प्रमाण थी। ये कल्पना की जा सकती है कि झगड़े अतुलनीय रूप से तीव्र होंगे। दोनों के संयोजन के परिणाम स्वरूप दर्शकों की सीटों पर 2 या 3 लोगों के एक साथ बैठने की स्थिति पैदा हो गई। 5 प्रतिभागियों ने एक ही समय में लगातार 46 जीत हासिल की। ये पहली बार था जब लॉन्गयांग द्वीप पर रेसलिंग सिटी में ऐसा कुछ हुआ था। रेसलिंग सिटी लगभग 1000 वर्षों से है, लेकिन सबसे अधिक जीत का सिलसिला केवल 60 था। इसके अलावा ये 100 साल पहले की बात है। ये पहली बार था जब मैंने इतने लोगों को लगातार 46 जीत हासिल करते देखा था। ये सामान्य है। इस बारे में सोचें कि प्राचीन उजाड़ टावर चयन में भाग लेने के लिए कौन योग्य है। उनमें से कोई भी औसत दर्जे का कैसे हो सकता है। देखते हैं कि अंत में लगातार 60 जीत कौन हासिल करेगा। मैं अपनी आधी संपत्ति डेविड फर्नांडिस पर दांव पर लगाता हूं। उन्होंने कहा, मैं पंकज सिंह पर दांव लगाता हूं। वो साथी स्पिरिट बीस्ट्स के आसपास ऑर्डर कर सकता है। एक ही साधना क्षेत्र के कुछ लोग उसके लिए एक मैच होंगे। मैं पंकज सिंह पर भी दांव लगाता हूं। स्पिरिट बीस्ट्स अपराजय हैं। उसके चारों ओर 10 से अधिक स्पिरिट बीस्ट्स के साथ इसे तोड़ना मुश्किल होगा।
कुश्ती की अंगूठी शुरू होने से पहले कुश्ती की अंगूठी को लेकर चर्चा कभी बंद नहीं हुई। प्राचीन उजाड़ टॉवर के अलावा अधिकांश चर्चाएं इस बात पर केंद्रित थीं कि कौन लगातार 60 जीत प्राप्त करेगा। अधिकांश विषय इस बात पर केंद्रित थे कि कौन लगातार 60 जीत हासिल कर पाएगा। आखिरकार उन्होंने इन लोगों पर असली पैसे का दांव लगाया था। इन लोगों की जीत का उनके हितों से गहरा संबंध था। डोंग। जैसे ही युद्ध के ढोल बजने लगे, कुश्ती की अंगूठी आधिकारिक तार पर शुरू हो गई। पहले प्रतिभागी के रूप में प्रमोद पहले स्थान पर गए। मैं महान चू राज्य का प्रमोद हूं। हर कोई कृपया मुझे कुछ संकेत दें। प्रमोद के उतरने के बाद उन्होंने चारों दिशाओं में मुट्ठी मुक्की सलामी दी। हालांकि कुछ मिनटों के बाद भी कोई भी ऊपर जाने को तैयार नहीं था। इससे उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। अब तक प्रमोद ने केवल 5 लगातार जीत हासिल की थी। उसे हराने से उसे कई स्पिरिट स्टोन नहीं मिलेंगे, इसलिए किसी को भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। 10 मिनट के बाद कोई उसे चुनौती देने के लिए नीचे आया। इस शख्स ने प्रमोद की तरफ देखा भी नहीं और तुरंत झगड़ा करने लगा। बैंग बैंग बैंग। 100 चालों के बाद इस व्यक्ति की तलवार ने प्रमोद के सीने पर 2 सेंटीमीटर लंबा घाव छोड़ दिया। घाव इतना गहरा था कि उसकी हड्डियों और आंतरिक अंगों को देखा जा सकता था। प्रमोद ने अपने तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया और आखिरी समय में पासा पलट दिया। हालांकि उनके सीने पर गंभीर घाव के कारण प्रमोद अगले 10 मैचों में बार बार हार गए। आखिरकार वो लगातार 17 मैच हार गए। पूरी कुश्ती रिंग से बू आई, जिससे प्रमोद को शर्म महसूस हुई। निम्नलिखित मैच काफी उबाऊ थे, देखने के लिए कुछ भी नहीं था। पंकज सिंह के ऊपर जाने के बाद ही कुश्ती की रिंग में गड़गड़ाहट की गूंज उठी। पंकज सिंह मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने इस भावना का आनंद लिया। उसने अपना सिर उठाया और कहा, मैं जानवर को वश में करने वाले निवास का पंकज सिंह हूं। हर कोई कृपया मुझे कुछ संकेत दें। शिव। पंकज सिंह के बोलने के ठीक बाद एक मोटा आदमी काले मुलायम कवच पहने हुए, अपनी गर्दन पर एक काले भेड़िए का टैटू और अपनी पीठ पर एक गदा के साथ दर्शक स्टैंड से तेजी से नीचे उतरा। ये प्रमोद के बिल्कुल विपरीत था, जो 10 मिनट तक दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तैमूर हूं। मैं यहां आपकी महान चालों को अनुभव करने के लिए हूं। तैमूर ने पंकज सिंह की पीठ पर गदा और उनकी गर्दन पर काले भेड़िए के टैटू को देखा। फिर उसने अपने हाथ की अंगूठी को छुआ और मजाक किया। अप्रत्याशित रूप से आप एक बर्बर योद्धा हैं। मैंने काफी लोगों को हराया है। ऐसा लग रहा है कि आज एक और होगा। हालांकि तैमूर ने पंकज सिंह के बेहुदा शब्दों को नजरअंदाज किया। बोलने के बाद उसने अपनी पीठ पर गदा निकाली। तैमूर की गर्दन पर काला भेड़िया टैटू जीवन में आ गया जैसे ही ये तेजी से उसके चेहरे पर फैल गया। जब तैमूर का पूरा चेहरा भेड़िए के टैटू से ढका था, वो अचानक चिल्लाकर पंकज सिंह पर टूट पड़ा। हूची। तैमूर लगभग बिजली की तरह तेज आगे बढ़ा और अपनी गदा घुमाई। विशाल गदा ने हवा को आधा कर दिया। ये बहुत शक्तिशाली था। अज्ञानी। पंकज सिंह ठंडे स्वर में मुस्कुराए और धीरे से पीछे हट गए। फिर उन्होंने अपने हाथ की अंगूठी उठाई और एक स्पिरिट बीस्ट को बुलाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें रैंक 7 स्पिरिट बीस्ट बुलाने के लिए केवल 2 हाथ की मुद्राओं की आवश्यकता थी। इसके बाद वो 2, 3 या 4 स्पिरिट बीस्ट्स बुला सकता था। यदि रैंक 7 स्पिरिट बीस्ट पर्याप्त नहीं था तो वो रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट बुला सकता था। वो आसानी से किसी को भी पीस कर मार सकता था। शू। हालांकि ठीक इसी समय तैमूर के शरीर पर भेड़िए का टैटू सामने आया और तैमूर को घेरते हुए काले भेड़िए की छवि बनाई। जैसे ही काले भेड़िए की तस्वीर सामने आई, तैमूर की गति फिर से दोगुनी हो गई। बैंग। गदा ने पंकज सिंह को हिट किया, जिन्होंने अंतिम हाथ की मुद्रा पूरी नहीं की थी। पंकज सिंह तुरंत सैंडबैग की तरह हवा में उड़ गए। दर्द। पंकज सिंह ने एक कौर खून की उल्टी की। उसके चेहरे पर अत्यंत दर्द के भाव थे। इस हमले ने उसकी कई पसलियां तोड़ दी थीं। लानत है, ये आदमी इतना तेज क्यों है? पंकज सिंह ने डर कर सोचा। उसने मुझे स्पिरिट बीस्ट को बुलाने का समय नहीं दिया। बूम बूम बूम। पंकज सिंह को तैमूर ने प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया। उसकी गदा इतनी तेज चली कि एक भी बात की छवि नहीं देखी जा सकती थी। पलक झपकते ही पंकज सिंह पर 10 से अधिक वार हुए। पंकज सिंह एक सैंडबैग की तरह थे, जिसे तैमूर आसानी से खेलते थे। वो बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सके। हर बार जब पंकज सिंह अंतिम हाथ की मुद्रा बनाने की कोशिश करता था तो उसे गधा के द्वारा बाधित किया जाता था, जिससे वो किसी भी स्पिरिट बीस्ट्स को बुलाने से रोक देता था। सब खत्म हो गया है। पंकज सिंह हारने वाले हैं। ये तैमूर बहुत तेज है। लानत है, मुझे इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। जब तक ये साथी एक आत्मा जानवर को नहीं बुला सकता, तब तक वो अपनी आधी ताकत खो देगा। ये सोचने के लिए कि मैंने उस पर 10,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स भी दांव पर लगाए। मैं तुमसे भी बदतर स्थिति में हूं। मैं 20,000 औसत दर्जे के ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की शर्त लगाता हूं और अब ये सब चला गया है। जब दर्शकों ने कुश्ती के रिंग में स्थिति देखी तो वे सभी गालियां देने लगे। ये एक गंभीर क्षति थी। ऊपर की ऊंचाई पर युवराज चैतन्य ने एक फीकी मुस्कान दिखाई। उन्होंने कहा, पंकज सिंह के साथ डील करते समय तैमूर पर कोई दबाव महसूस नहीं होता। युवराज चैतन्य ने अपना सिर पीछे घुमाया और मेज पर बैठे बूढ़ों के समूह से कहा, यह कटाई का समय है। आपने पंकज सिंह पर कितना दाव लगाया? 2 मिलियन औसत दर्जे का ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स।
युवराज चैतन्य के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अगर पंकज सिंह हार जाते तो ये 2 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स उनके ही होते। बहुत अच्छा, मुझे याद है कि लगातार जीत हासिल करने वाला अगला प्रतियोगी डेविड फर्नांडिस है। समूह का नेतृत्व करने वाले बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये वास्तव में डेविड फर्नांडिस है। उसने बहुत दाव लगाया, कुल 6 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। युवराज चैतन्य ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हेवनली गेट डिफेंसिव स्वॉर्ड से निपटना वाकई आसान नहीं है, हालांकि अभी भी ड्रॉ की संभावना है। पंकज सिंह घायल हो गए थे। वो कमजोर रूप से दर्शक स्टैंड में लौट आया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसीलिए वो लड़ाई जारी नहीं रख सकता था, इसीलिए वो केवल हार मान सकता था। पंकज सिंह को लगातार 18 मैच में हार का सामना करना पड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति बहुत भद्दी थी। कुश्ती के छल्ले जारी रहे। आज चुनौती देने वाले सभी बहुत मजबूत थे। नतीजतन उनमें से कुछ के पास जीत की 50% से अधिक संभावना थी। भीड़ ने अंततः महसूस किया कि लगातार 60 मैच जीतना इतना आसान नहीं था, भले ही वे लगातार जीत ना हों। 3 दिनों के बाद दर्शकों ने पहले ही अपनी ताकत और चालों का पता लगा लिया था, हालांकि उन्हें अपने विरोधियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर वे प्रमोद की तरह हैं और पहले मैच में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो उन्हें हर दिन लगातार हार का सामना करना पड़ सकता है। जब भीड़ ने घायल और एक दिन के लिए हार मानने के लिए मजबूर पंकज सिंह को देखा तो उनके दिलों में बेचैनी और बढ़ गई। अगर पंकज सिंह भी इस तरह के नतीजे से बच नहीं पाए तो क्या ये उनके लिए और भी खतरनाक नहीं होगा? भीड़ में हड़कंप मच गया। इस कुश्ती की अंगड़ी का पानी जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक गहरा था। भीड़ ने अर्जुन देव को देखा, जो पालथी मारकर बैठे थे और शांति से खेती कर रहे थे। उन्होंने आह भरी और कहा, ये आदमी वास्तव में बहुत शांत है। एक और व्यक्ति लगातार हार रहा है, ये कितने हैं? उन्होंने कहा, प्रमोद और पंकज सिंह को मिलाकर पहले से ही 10 लोग हैं। आज लड़ने वाले लोग बहुत मजबूत हैं। वास्तव में उन्होंने हमारी सभी चालों का पता लगा लिया है। लानत है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 60 मैच जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। मैच जारी रहे। उन काश्तकारों के अलावा जिनके पास अभी भी ट्रम्प कार्ड थे, अन्य उत्कृष्ट प्रतिभाएं दयनीय स्थिति में खत्म हुई। वे 10 मैच भी जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। कुछ ने तो लगातार 18 मैच भी गंवाए। अराणे का माहौल और भी भयानक हो गया। भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े ने भावहीन होकर कहा, नंबर 56, डेविड फर्नांडिस। डेविड फर्नांडिस का फिगर तैरकर रेसलिंग रिंग में उतरा। उसने अपने हाथों को पकड़ा और कहा, हेवनली स्वॉर्ड गेट के डेविड फर्नांडिस सभी का मार्गदर्शन चाहते हैं। डेविड फर्नांडिस आखिरकार आ रहे हैं। बेहतर होगा कि वो हारे नहीं। मैं उन पर 50 या 60 हजार औसत दर्जे का ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दाव लगाता हूं। मैं भी पंकज सिंह की तरह मत बनो, नहीं तो हम रो भी नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हेवनली गेट डिफेंसिव स्वॉर्ड तकनीक स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा उन्होंने की को तलवार के रूप में उपयोग करने की तकनीक को समझ लिया है। जब दर्शकों ने डेविड फर्नांडिस को रेसलिंग रिंग में प्रवेश करते देखा तो वे उनके बारे में चर्चा करने लगे। आखिर उन पर दाव लगाने वालों की संख्या पंकज सिंह की तुलना में काफी ज्यादा थी। बैंग। बैटल आर्मर पहने एक अधेड़ उम्र के किसान ने जमीन पर मजबूती से उतरा। उसने अपना हाथ लहराया और 3 हथेली के आकार की शिवालय ढाल उड़कर उसके चारों ओर नृत्य करने लगी। मैं मनिंदर आपसे सलाह लेने के लिए यहां हूं। जब डेविड फर्नांडिस ने 3 छोटी शिवालय ढाल देखी तो वो थोड़ा सीने चढ़ा गए। ढालों की आभा के आधार पर वे मीडियल ग्रेड रक्षात्मक गुप्त खजाने प्रतीत होते हैं। तलवार के रूप में की का उपयोग करना। डेविड फर्नांडिस चिल्लाया और उसके पीछे 18 की तलवारें दिखाई दीं। उसने 2 उंगलियों से आगे की ओर इशारा किया। डिंग डोंग, डिंग डोंग। 3 हथेली के आकार की ढालें ऊपर नीचे बाएं दाएं उड़ती हुई मनिंदर के शरीर से 1 मीटर की दूरी पर सभी की तलवार को अवरुद्ध कर दिया। डेविड फर्नांडिस के हाव भाव डूब गए। वो मदद किए बिना अपनी गति बढ़ाने से नहीं रोक सका। जिस कोण से उसने हमला किया वो भी अधिक चालाक हो गया। हालांकि ढालें अपने आप खतरे को महसूस करने में सक्षम लगती थीं। चाहे की तलवार ऊपर से, बाएं से, दाएं से या मुड़ने से आई हो, वो अंतिम क्षण में तेज की तलवार को रोकने में सक्षम होगी। चूंकि मुझे कोई ओपनिंग नहीं मिल रही है तो मैं एक ओपनिंग बनाऊंगा। तलवार के रूप में की का उपयोग करना। मर्ज। डेविड फर्नांडिस लंबे समय तक हमला करने के बाद गुस्से किए बिना नहीं रह सके। डेविड फर्नांडिस के शरीर से तलवार का एक उमड़ता हुआ इरादा आकाश में उड़ गया। ऐसा लग रहा था कि हवा में अनगिनत तलवारें गुंजार कर रही हैं, जिससे तेज हवा चल रही थी क्योंकि वे बंद तरीके से नृत्य कर रही थीं। 18 की तलवारें एक में विलीन हो गईं और मनिंदर की ओर बढ़ीं। रिंग। मनिंदर के एक विचार से हथेली के आकार की ढालों में से एक तुरंत 2 मीटर से अधिक लंबी और 1 मीटर चौड़ी हो गई, जिससे उसका पूरा शरीर ढक गया। ची तलवार ने टावर की ढाल को छेद दिया, जिससे खनखनाहट की आवाज आई।
चिंगारी सभी दिशाओं में उड़ गई और तलवार का इरादा बढ़ गया। मीनार टावर ढाल से 1 मीटर पीछे था, दोनों हाथों से हैंड सील बना रहा था। उसकी अभिव्यक्ति आराम से नहीं लग रही थी और उसके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हुए थे। ऊंची ऊंची तलवार का इरादा विशाल और शक्तिशाली था, एक बहती नदी की तरह। डेविड फर्नांडिस ने ची तलवार को बार बार नियंत्रित किया, जिससे वो टावर शील्ड में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हर बार जब टावर शील्ड से टकराती थी तो उसने तेज हवा चलाई। तलवार हवा में गुनगुनाई, जिससे वू वू की आवाज निकली। मजबूत तलवार का इरादा बहुत ठोस लग रहा था। जैसे ही तेज हवा ने उसमें विलीन होने की कोशिश की, ऐसा लग रहा था कि ये मनिंदर के शरीर पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वे सभी अन्य 2 हथेली के आकार की ढालों द्वारा अवरुद्ध थे। दिलचस्प है, अभी भी नहीं टूट रहा है। नरसंहार की स्थिति विलय। डेविड फर्नांडिस ने ठंड से सूंघा और ची तलवार तुरंत लाल रंग की हो गई। नरसंहार की आभा तेजी से पूरे स्थान पर फैल गई। एक पल में हवा जमने लगी। डेविड फर्नांडिस की आभा दूसरे स्तर पर पहुंच गई। बैंग! लाल रंग की ची तलवार ने टावर ढाल को हिंसक रूप से छेद दिया। एक तेज आवाज हुई और डेविड मनिंदर को टावर शील्ड के साथ 100 मीटर पीछे गिरा दिया गया। भूम! मनिंदर के उतरने के बाद तलवार का बल जमीन पर फैल गया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। हालांकि मनिंदर का रंग पीला था, लेकिन उसे कोई बड़ी चोट नहीं आई। जब युवराज चैतन्य ने ये सब देखा तो वो मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ये बेकार है। एक नियमित मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर आपकी तलवार को अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। हालांकि जब मो कबीले की विशेष गुप्त तकनीक के साथ जोड़ा जाता है तो इसे तोड़ना स्वर्ग पर चढ़ने जितना कठिन होगा। जब दर्शकों ने देखा कि लड़ाई गतिरोध में प्रवेश कर रही है तो वे सभी चिंतित होने लगे। यहाँ तक कि ढोल की धड़कन, जो आमतौर पर बहुत भावुक लगती थी, बहुत परेशान करने वाली लग रही थी। बैंग बैंग! डेविड फर्नांडिस ने सभी प्रकार की चालों को अंजाम दिया। एक मूसलाधार तूफान की तरह उसने मनिंदर को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। एक भयानक तलवार का इरादा पूरे जगह फैल गया। इससे प्रत्येक तलवार के प्रहार की शक्ति में कम से कम 20% की वृद्धि हुई। हालांकि मनिंदर ने कछुए की तरह बचाव किया। 3 ढालें ऊपर नीचे चलीं, आकार बदल रही थीं जब उन्होंने डेविड फर्नांडिस की हत्या की चाल को अवरुद्ध किया। का डेविड फर्नांडिस ने अपनी तलवार मयान की और राहत की सांस ली। उसने अपने माथे पर पसीना पोंछा और आह भरी। कोई बात नहीं, आप नीचे जा सकते हैं। इस मैच को ड्रॉ माना जा रहा है। डेविड फर्नांडिस पहले ही 4 घंटे तक हमला कर चुके थे। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी का बचाव बहुत चौंकाने वाला था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे बहुत सारा सार समाप्त कर देंगे। उन्हें बाकी बचे 17 मैचों को छोड़ना होगा। डेविड फर्नांडिस केवल असहाय होकर ड्रॉ चुन सकते थे। ये व्यक्ति अपनी रक्षात्मक तलवार से निपटने के लिए यहाँ आया था। वास्तव में उससे निपटना आसान नहीं था। हा 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 हा। ऊपर की टावर में युवराज चैतन्य जोर से हंस पड़े। डेविड फर्नांडिस के ये कहने के बाद उन्होंने एक और 6 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कमा लिए थे। बधाई हो सिटी लॉर्ड, आपने एक और 6 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कमा लिए हैं। कुछ बूढ़े खड़े हुए और बधाई दी। युवराज चैतन्य अपने चेहरे पर सी मुस्कान छिपा नहीं सकते थे। उन्होंने उत्साह से कहा, लगातार जीत हासिल करने वाला अगला व्यक्ति प्रशांत लगता है। उसने कितना दाव लगाया? ये डेविड फर्नांडिस से कम है, हालांकि ये अभी भी 3 मिलियन है। युवराज चैतन्य ने उदासी से कहा, नॉन फेज डिवाइन तकनीक से निपटना वास्तव में मुश्किल है। हालांकि अगर मैं उस पर कुछ रिसोर्सेज खर्च करता हूं तो ये कोई समस्या नहीं होना चाहिए। डेविड फर्नांडिस की लगातार जीत का अंत हुआ। हालांकि उन्होंने शेष बचे 17 मैच जीते। उन्होंने कुल 63 जीत हासिल की थी। इसे देखते हुए कल और परसों के मैचों के परिणामों के बारे में किसी को परवाह नहीं थी। डेविड फर्नांडिस पहले दौर में उपस्थित होने के लिए योग्यता हासिल कर चुके थे। सभी दर्शकों को लगा कि ये अफसोस की बात है। अगर डेविड फर्नांडिस अपने पहले मैच में ड्रॉ पर नहीं उतरते तो वे 60 लगातार जीत के रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे। भीड़ में गाली देने की आवाज पंकज सिंह के हारने से भी ज्यादा तेज थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि डेविड फर्नांडिस पर दाव लगाने वाले बहुत सारे लोग थे। अंत में डेविड फर्नांडिस लगातार 50 जीत हासिल करने में भी समर्थ नहीं हुए। वे 47वें मैच में गिर गए। जिन लोगों ने उन पर दाव लगाया था उन्होंने सब कुछ खो दिया था। जब डेविड फर्नांडिस प्रशांत के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा, लगातार 60 जीत आप पर निर्भर है। आपकी नॉन फेज डिवाइन तकनीक का धीरज आपके लिए गर्व से मुस्कुराते रहने के लिए पर्याप्त है। प्रशांत ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ये मुश्किल होगा। मेरी नॉन फेज डिवाइन तकनीक धीरज से जीतती है, लेकिन ये धीरज से ही हारती है। कुछ मैचों के बाद प्रशांत मैदान में उतरे। उनका पहला प्रतिद्वंदी अत्यधिक घने सार वाला एक 100 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति था। जब प्रशांत ने इस व्यक्ति की आभा को महसूस किया तो उसका दिल थोड़ा डूब गया। बूढ़े व्यक्ति का सबसे बड़ा फायदा ये था कि उसके हर एक प्रहार में उसकी ताकत का 100% हिस्सा था। हालांकि उसने अपने सार का केवल 10% ही समाप्त किया। इस प्रकार यदि कोई साधारण व्यक्ति उसके साथ लड़ता है और पूरी तरह से बाहर चला जाता है तो वे कुछ ही समय में अपना सार समाप्त कर देगा। हालांकि उसके पास अभी भी सार की प्रचुरता होगी। यह गैर चरण दिव्य तकनीक की विचित्रता थी। यह असंख्य फील्ड पैलेस की 3 अवर ग्रेड स्वर्ग रैंक वाली खेती तकनीकों में से एक था। हालांकि ये बूढ़ा व्यक्ति जो अज्ञात समय से जीता था बहुत समस्याग्रस्त था।
दूसरे पक्ष को हर चीज में कमी हो सकती है, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से सार की कमी नहीं होगी। बैंग बैंग बैंग, दोनों के एक दूसरे को अभिवादन करने के बाद तुरंत उनकी लड़ाई शुरू हो गई। वे आमने सामने भिड़ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट का आदान प्रदान किया। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। द्वंद्व युद्ध की रिंग में मजबूत सार बढ़ गया। हर बार जब ताड़ की हवाएं टकराती थीं तो द्वंद्व युद्ध की रिंग में एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता था। तीव्र विस्फोट लगातार बजते रहे, जिससे युद्ध के विशाल ड्रमों की आवाज पूरी तरह से दबा दी गई। दोनों ने अथक लड़ाई लड़ी। दोनों से निकलने वाली ताड़ की हवाओं की ताकत लगभग बराबर थी। केवल एक ही चीज जो मायने रखती थी वो ये था कि कौन पहले अपने सार को समाप्त कर सकता है। 1000 चालों के बाद दोनों की लड़ाई की शदमे की लहरों ने विशाल क्षेत्र को छेद से भर दिया। एक भी जगह ऐसी नहीं थी जो सुरक्षित हो। बूढ़े आदमी का रंग धीरे धीरे पीला पड़ गया। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। जहां तक प्रशांत की बात है, उसका चेहरा लाल नहीं हुआ और वो हांफता भी नहीं था। उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। ताड़ की हवाओं से हवा गूंज रही थी, लेकिन ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई। बैंग, दोनों ने एक और हथेली पर प्रहार किया। इस बार वे समान रूप से मेल नहीं खाए। बूढ़े को कई दर्जन कदम पीछे गिरा दिया गया, लेकिन प्रशांत केवल 3 कदम पीछे हटे। आप अब और नहीं पकड़ सकते। फिर से प्रशांत मंद मंद मुस्कुराया और आगे की ओर उड़ गया। फिर उसने बूढ़े व्यक्ति की छाती पर हथेली का प्रहार किया। ताड़ की हवा अभी भी उतनी ही तेज थी। इसकी ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई। एक हथेली के प्रहार से बूढ़े व्यक्ति ने खून की उल्टी की और हार गया। दूसरा मैच जारी रहा। अंत में 100 साल से अधिक उम्र का एक और बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। प्रशांत फूट फूट कर मुस्कुराया। उसके साथ 1000 चालों का आदान प्रदान करने के बाद दूसरे पक्ष का सार समाप्त हो गया था। वो अब प्रशांत की ताकत के साथ नहीं रह सका और एक चाल में हार गया। तीसरा मैच जारी रहा। जो दिखाई दिया वो 100 साल से अधिक उम्र का एक और बूढ़ा आदमी था। प्रशांत ने जब बूढ़े के सुकून भरे भाव को देखा तो उसके होंठ थोड़े फड़क गए। वो अपने दिल में बेहद उदास महसूस कर रहा था। हालांकि प्रशांत को उम्मीद थी कि दूसरे पक्ष को बारी बारी से उससे लड़ने के लिए अमीर सार वाले कई किसान मिलेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि युवराज चैतन्य इतने घिनौने होंगे। हालांकि प्रशांत को उम्मीद नहीं थी कि युवराज चैतन्य इतने घिनौने होंगे। वो वास्तव में उन पुराने साथियों की तलाश करता था जो 100 साल से अधिक उम्र के थे। हर बार जब वे लड़ते थे तो इसमें 1000 से अधिक चालें लगती थीं। फेजलेस दिव्य कला कितनी भी शक्तिशाली हो, अगर ये चलता रहा तो वो खुद को मौत के घाट उतार देगी। प्रशांत ने बेबसी से हाथ लहराया और कहा, तुम नीचे जा सकते हो, मैं इस मैच के लिए हार स्वीकार करता हूं। जब बूढ़े ने यह सुना तो उसने राहत की सांस ली। वो मुस्कुराया और कहा, बहुत धन्यवाद दोस्त, मैं सिर्फ हड्डियों का एक बैग हूं। मेरे लिए तुम युवाओं की तुलना में 1000 चालों को सहन करना और भी कठिन होगा। 49 लगातार जीत के बाद प्रशांत लगातार 50 जीत तक पहुंचने में सफल नहीं हो सका। भीड़ में एक और शोकपूर्ण विलाप गूंजा। जब तक प्रशांत लगातार 50 जीत हासिल कर लेता, तब तक वो कुछ धन प्राप्त करने में सक्षम हो जाता। ये सिर्फ इतना था कि भुगतान छोटा था। किसे पता था कि प्रशांत इतने करीब होने के बावजूद अंतिम चरण से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद शालिनी मेघ प्रकट हुई। भीड़ ने अपनी आखिरी उम्मीद को फिर से जगा दिया। शालिनी मेघ प्रशांत के रूप में प्रसिद्ध थीं। शायद वो लगातार 50 या 60 जीत हासिल करने में सक्षम होंगी, लेकिन शालिनी मेघ इस ऊर्जा का उपयोग नहीं करना चाहती थीं जो चंद्रश्वान वाहिनी ने पीछे छोड़ी थी। इससे वो लंबे समय तक कमजोर अवस्था में रह जाएंगी। अंत में युवराज चैतन्य के आक्रामक आक्रमण से शालिनी मेघ हार गईं और लगातार 48 जीत हासिल कीं। जब शालिनी मेघ को हराया गया तो बड़े दर्शक में कई हजार लोग आह भर रहे थे। कोई भी लगातार 50 जीत के बाद भी पार नहीं कर सका, तो 60 क्या, इस बार हमने सब कुछ खो दिया है। अंतिम खतरा खत्म होने के बाद युवराज चैतन्य का मूड काफी अच्छा हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस कुश्ती रिंग में हमें प्राप्त मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन की कुल मात्रा को तालिकाबद्ध करें। थोड़ी देर बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने जानकारी का ढेर निकाला और कहा, इन 4 लोगों पर कुल 20 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन का दांव है। वे सभी लगातार 50 जीत पर रुक गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने उन पर दांव लगाया था उन्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। यदि दांव लगाने वाला व्यक्ति लगातार 50 जीत हासिल करता है तो उस पर दांव लगाने वाले व्यक्ति को भुगतान का 50% मिलता है।
उसके बाद हर 10 लगातार जीत के लिए भुगतान दुगुना हो जाता है। लगातार 60 जीत के लिए भुगतान दोगुना होगा, लगातार 70 जीत के लिए दोगुना होगा, लगातार 80 जीत के लिए 4 गुना होगा और लगातार 100 जीत के लिए 16 गुना होगा। संभावनाएं बेहद आकर्षक लग रही थीं, लेकिन दुर्भाग्य से अगर वे लगातार 50 जीत पर रुक गए तो वे 1% नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वे अपना सब कुछ खो देंगे। इसके अलावा युवराज चैतन्य के चतुर प्रचार के साथ इस बार कुश्ती रिंग प्राचीन उजाड़ टावर का पहला दौर था। इससे दांवों की संख्या बढ़ गई। इस कुश्ती रिंग के खत्म होने के बाद कौन जानता था कि कितने किसान कंगाल हो जाएंगे और उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। युवराज चैतन्य कुछ देर रुके और उन्होंने कुछ सोचा। उन्होंने कहा, उस अर्जुन देव पर दांव की राशि कितनी है? उनमें से कुछ ने अपना सिर नीचे कर लिया और मेज पर दी गई जानकारी को पलटा। फिर उन्होंने कहा, हे, ये अचानक 2 मिलियन तक कैसे पहुंच गया? युवराज चैतन्य के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने कहा, क्या हमने इस बटाव पर दांव नहीं लगाया था? 2 मिलियन दांव कैसे हो सकते हैं? उनमें से कुछ ने ध्यान से जांच की और कहा, मुझे ये मिल गया। कल और परसों केवल 10 मिलियन दांव थे। ये सामान्य होना चाहिए। आखिरकार वो लगातार जीत वाला एक प्रतियोगी है, लेकिन आज इसमें 10 लाख की वृद्धि हुई है। कुछ सही नहीं है। युवराज चैतन्य ने उपहास से कहा, ऐसा लगता है कि कोई जुआ खेलना चाहता है। दुर्भाग्य से उन्होंने गलत व्यक्ति को चुना। उस बच्चे को निपटने के लिए मास्टर बाई का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? वो अब जीत की लकीर वाले एकमात्र प्रतियोगी हैं। युवराज चैतन्य ने उदासीनता से कहा, बूढ़े बाई 150 साल के हैं। जब वे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हैं तो मुझे भी उनसे निपटना मुश्किल लगता है। भले ही बूढ़े बाई विफल हो जाएं, तैमूर और मनिंदर के पास अभी भी एक और मौका है। क्या तुम्हें लगता है कि इस बच्चे के पास एक मौका है? दर्शक स्टैंड में जब सभी की निगाहें शालिनी मेघ पर केंद्रित थीं, तो अर्जुन देव के बाएं हाथ पर दो एक्यूपॉइंट फट गए। ब्लू ड्रैगन एनर्जी की 2 धाराएं धीरे धीरे उसकी बाहों पर घूमती रहीं और धीरे धीरे उसकी त्वचा में रिस गईं। अर्जुन देव ने अपनी आंखें थोड़ी खोलीं और उनके चेहरे पर खुशी के एक फीके भाव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं आकाश बॉडी टेम्परिंग आर्ट की 4थी परत की महान पूर्णता से बस कम हूं। आज की लड़ाई के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं निश्चित रूप से अधिक महारत हासिल कर लूंगा। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या युवराज चैतन्य मुझे ये मौका देंगे। जल्द ही उसकी बारी होगी। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और साधना करना बंद कर दिया। वो उठा और मैच देखने के लिए दर्शक स्टैंड के सामने चला गया। लड़ने वाली शालिनी मेघ थीं। उसने 2 मैंडरिन डक कृपाणों का इस्तेमाल किया। चुनौती रिंग में चैलेंजर्स की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आज चुनौती देने वालों की ताकत विभिन्न क्षेत्रों की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के बराबर थी। आखिरकार वे सभी मध्यम आयु वर्ग के किसान थे। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों की उत्कृष्ट प्रतिभाएं उत्कृष्ट थीं, लेकिन वे अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई थीं। इसके अलावा उन्हें चुनौती देने वालों की ताकत की अच्छी समझ थी। हर मैच असाधारण रूप से कठिन था। अगर वे जीत हासिल करना चाहते थे तो उन्हें पूरी ताकत से जाना होगा। यहां तक कि शालिनी मेघ जैसे मजबूत व्यक्ति को भी जीतने में कठिनाई हुई। कुछ ड्रॉ भी थे। 18 मैच समाप्त होने के बाद शालिनी मेघ कुछ थका हुआ महसूस करते हुए कुश्ती रिंग से बाहर चली गईं। उसने भूरे रिंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी से 4000 औसत दर्जे के ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त किए। उसकी जीत का सिलसिला खत्म हो गया था। वो अपनी पिछली जीत की लकीरों को जमा नहीं कर सकीं। आज उसने केवल 15 मैच जीते थे। वो बस इतना ही प्राप्त कर सकती थी। शालिनी मेघ ने अर्जुन देव की ओर धीरे से सिर हिलाया और प्रशांत के पास लौट आईं। अपनी को चोटों से पहले ही उभर चुके पंकज सिंह ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, लगातार 60 जीत हासिल करना आसान नहीं था। अब आखिरी उम्मीद भी चली गई है। प्रशांत ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी अर्जुन देव की जीत का सिलसिला बाकी है। शायद उसे अभी भी उम्मीद है। पंकज सिंह ने मजाक उड़ाते हुए कहा, उनमें क्या क्षमता है? वे डेविड फर्नांडिस के खिलाफ भी जीत नहीं सके। अन्य सभी ने व्यक्त किया कि वे अर्जुन देव के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। प्रमोद के शब्द हमेशा की तरह मजाकिया थे। उसे हर रोज पीट पीट कर मार डाला जाता है। वो आज लगातार जीत कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या मजाक है? प्रशांत, तुम्हारी आंखों की रोशनी बहुत खराब है। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और कठोर बोलने वाले लोगों पर अपनी निगाहें घुमाईं। अंत में उसकी नज़र प्रमोद पर पड़ी। यद्यपि अर्जुन देव साधना में डूबे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया था। ये इसलिए था कि जब कोई उसकी साधना में बाधा डालता है तो वो तुरंत जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम होगा। इन लोगों के नंबर सभी अर्जुन देव के सामने थे। पिछले कुछ दिनों से वे मक्खियों की तरह लगातार उसका मजाक उड़ा रहे थे। किसी व्यक्ति का स्वभाव कितना भी अच्छा हो, फिर भी वो अधीर महसूस करेगा।
प्रमोद को आज लगातार 17 हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा उन्हें तलवार की महत्वपूर्ण चोटें आई थीं, वे कल तक ठीक नहीं हो पाएंगे। प्रमोद का मूड बेहद खराब था। जब उसने अर्जुन देव की निगाहों को महसूस किया तो उसने गुस्से में कहा, तुम क्या देख रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुमसे कुछ शब्द भी नहीं कह सकता? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? कितना कष्टदायक। अर्जुन देव ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। उसने जमीन से धक्का दिया और उसकी आकृति चमक उठी, प्रमोद के सामने आ गई। पा। इससे पहले कि प्रमोद प्रतिक्रिया कर पाता, अर्जुन देव ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज मधुर थी जिसने सभी को चौंका दिया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? इस थप्पड़ से प्रमोद का चेहरा सूज गया। उसके होंठों के कोने से खून निकल रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह सबके सामने किया गया था। इस थप्पड़ से प्रमोद का सारा चेहरा उड़ गया। एक कहावत थी कि किसी को मारते समय चेहरे पर वार नहीं करना चाहिए। हालांकि अर्जुन देव को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। का प्रमोद ने अपने दाहिने हाथ से तलवार की मूठ पकड़ी और एक जानलेवा इरादा प्रकट किया। वो अपनी तलवार निकालने और अर्जुन देव पर काटने वाला था। पा। अर्जुन देव ने प्रमोद को अपनी तलवार निकालने का कोई मौका नहीं दिया। उसने प्रमोद के बाएं गाल पर थप्पड़ मारा और उसे उड़ाने के लिए भेज दिया। दर्शक शांत हो गए। कई लोग अर्जुन देव को अविश्वास से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे पहली बार इस साथी से मिले थे। इस समय अर्जुन देव बेहद ठंडे थे। उनकी हत्या की वापस ले ली गई थी। हालांकि इसे जारी नहीं किया गया था, लेकिन सभी को ठंड महसूस हुई। सामान्य शांत और उदासीन अर्जुन देव की तुलना में वे एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति लग रहे थे। आह! जैसे ही अर्जुन देव ने प्रमोद की छाती पर लात मारी, एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। ये स्थान वो घाव था जो प्रमोद को आज हुआ था। प्रमोद के आंतरिक अंग अभी थोड़े ठीक हुए थे कि अर्जुन देव ने उन्हें लात मार दी। तीव्र पीड़ा एक छोटी बात थी। अगर प्रमोद की चोटें खराब हो जाती हैं तो वो प्रतियोगिता के अगले 2 दिनों में भाग नहीं ले पाएगा। कहने का तात्पर्य यह था कि प्रमोद को चयन के पहले दौर से पूरी तरह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस आदमी की किक जानबूझकर की गई होगी। क्षेत्र में कई लोगों ने अपने दिल में सोचा, उनका हमला वास्तव में साधारण निर्दयी नहीं था। आप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा एक कदम उठाने के बाद वो आपको तब तक पीटेगा जब तक कि आपको चयन से अयोग्य नहीं ठहरा दिया जाता। जो लोग आमतौर पर अर्जुन देव का मजाक उड़ाते थे, वे अर्जुन देव की निगाहों से बचते हुए जल्दी से एक कोने में छिप गए। रूपाली देव ने प्रमोद की ओर देखा जो दर्द और निराशा में जमीन पर लेटा हुआ था। उसने ठंडे स्वर में सूंघा और कहा, उसकी सही सेवा होती है। अब देखते हैं कि ये आदमी अभी भी इतनी विषैली बात करने की हिम्मत करता है। जब डेविड फर्नांडिस ने स्थिति देखी तो उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन देव एक ऐसा व्यक्ति है जो सामान्य रूप से काम करता है, ऐसा व्यक्ति जिसे कोई आपत्ति होगी। वरना अर्जुन देव ने उस दिन जितेंद्र शर्मा की पहचान जानने के बाद उन पर इतनी बेरहमी से हमला नहीं किया होता। सिर्फ इसलिए कि अर्जुन देव ने अपना तीखापन वापस ले लिया था, इसका मतलब ये नहीं था कि उनके पास ये नहीं था। सिर्फ इसलिए कि उनके पास गुस्सा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था कि उनका स्वभाव अच्छा था। ये अर्जुन देव थे। ब्लेड्समैन के रूप में अर्जुन देव की तीक्ष्णता को कम नहीं किया जा सका, उसके अहंकार को तोड़ा नहीं जा सका। वो अपनी क्यूई को कृपाण इरादे में संघनित करना चाहता था। वो दूसरों को उसे अपमानित करने की अनुमति कैसे दे सकता है? डेविड फर्नांडिस ने अपनी निगाहें हटा लीं और सोचना बंद कर दिया। उन्होंने केवल अर्जुन देव की स्थिति को अपने दिल में उठाया। प्रशांत की तरह अर्जुन देव 20 स्थानों के लिए डेविड फर्नांडिस के सबसे बड़े प्रतियोगियों में से एक थे। पंकज सिंह ने जब ये दृश्य देखा तो उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे एक अकथनीय ठंड महसूस हुई। पंकज सिंह ने सोचा कि वो कैसे अपनी चोटों से उभर गया है, तो उसने एक स्पिरिट बीस्ट को बुलाया। उसे लगा कि ये सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने एक और स्पिरिट बीस्ट को बुलाया। फिर वो एक कोने में चला गया और अपनी चोटों का इलाज शुरू कर दिया। ये सब करने के बाद अर्जुन देव ने प्रमोद को नज़रअंदाज कर दिया, जो ज़मीन पर लेटा हुआ कराह रहा था। फिर उसने अपनी निगाहें वापस कुश्ती की अंगूठी की ओर घुमाईं। ये व्यक्ति पहले से ही अपंग था और प्राचीन उजाड़ टावर में प्रवेश नहीं कर सकता था। वो अर्जुन देव के लिए कभी खतरा नहीं होगा। जब तक अर्जुन देव मजबूत होते रहें, प्रमोद के पीछे का संप्रदाय द्वितीय श्रेणी के जीनियस के लिए अर्जुन देव को नाराज नहीं करेगा। भले ही प्रमोद ने अर्जुन देव के खिलाफ एक चाल चली, फिर भी उनके पास उपयोग करने के लिए 2 पदक थे। अर्जुन देव को प्रमोद के खिलाफ चाल चलने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन देव के इस तरह के हंगामे के बाद माहौल अजीब हो गया। मूल रूप से जीवंत चर्चाएं बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई अर्जुन देव से डरता था। थोड़ी देर बाद भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, नंबर 125, जल्दी से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन देव ने धीरे से छलांग लगाई और कुश्ती की रिंग में उतरे।
उनके जाने के बाद कुश्ती की रिंग में कई लोगों ने किसी कारण से राहत की सांस ली। ये ऐसा था जैसे उनके दिलों से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। मैं महान किन राष्ट्र का अर्जुन देव हूं, हर कोई कृपया मुझे कुछ संकेत दें। आसमान में धीरे धीरे अंधेरा छा गया। डूबते सूरज ने कुश्ती की अंगूठी पर एक उग्र लाल चमक डाली, जिससे अर्जुन देव के शरीर पर हल्की लाल चमक आ गई। अर्जुन देव ने शांत भाव बनाए रखा, न तो खुश और न ही गुस्सा। ऐसे ही अर्जुन देव एक बार फिर भीड़ के सामने आ गए। अर्जुन देव, यह आदमी फिर से आ रहा है, क्या वो जीतना जारी रख सकता है? हर बार जब अर्जुन देव जीतते थे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। वो तूफान में एक छोटे पत्ते की तरह था। तूफान में अर्जुन देव को पीट पीट कर गड़बड़ कर दिया गया। वो उठा और गिरा, लेकिन वो हर बार अंत तक डटा रहा, एक जीत हासिल की जो उसकी थी। क्या वो जीतना जारी रखेगा? कोई नहीं कहेगा कि वो कर सकता है। हालांकि अगर वे विपरीत जवाब देते हैं तो कोई भी नहीं कहेगा कि अर्जुन देव निश्चित रूप से हारेंगे। इस समय अर्जुन देव और दर्शक स्टैंड में भीड़ सभी अथाह थे। वे असीमित रहस्यों से भरे हुए थे। ये कहना मुश्किल था कि अर्जुन देव जीतेंगे या नहीं। लगातार जीत वाले 7 लोगों में से केवल यही व्यक्ति बचा है। दुर्भाग्य से चाहे कुछ भी हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उस पर केवल 500 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की शर्त लगाता हूं। मैं आपसे कम शर्त लगाता हूं, केवल 200। मैं डेविड फर्नांडिस पर अपना सभी दाव लगाता हूं। उन्होंने कहा, मैं भी अपना ज्यादातर दाव प्रशांत पर लगाता हूं। मैं उस पर 700 औसत दर्जे के ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स दाव लगाता हूं। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। अगर वो आज हार जाते हैं तो उनकी लगातार सभी जीत खत्म हो जाएंगी। ये ऐसा होगा जैसे कुश्ती की रिंग जल्दी खत्म हो गई। जब अर्जुन देव ने अपनी परिचित आवाज और अभिव्यक्ति के साथ अखाड़े में प्रवेश किया तो दर्शक में कई साधक फिर से खड़े हो गए। उनमें से कईयों में पहले से ही आखिरी मैच देखने की मानसिकता थी। आज के बाद लगातार कोई जीत नहीं होगी। कुश्ती की रिंग का सबसे बड़ा आकर्षण चला जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने देखा या नहीं। हू छी। अखाड़े में तेज हवा चली। हवा ने दहाड़ते हुए एक धूल का बादल ला खड़ा किया, जिससे हवा भर गई। ये प्योर आभा की बनाई हुई एक तेज हवा थी। भले ही ये व्यक्ति यहाँ था, उसकी आभा पहले से ही इतनी मजबूत थी। ये व्यक्ति सरल नहीं था। अर्जुन देव ने अपनी आंखें मूंद लीं और धीरे से आकाश से उतरते बूढ़े व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति जमीन पर मजबूती से गिरा। उसके बाल और भौहें सफेद थीं और उसके चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगीं। वो बूढ़ा लग रहा था और उसकी आवाज कुछ कर्कश थी। उसने उदासीनता से कहा, सुखविंदर, यहाँ सलाह लेने के लिए। ये वास्तव में सुखविंदर है। ये बूढ़ा आदमी दशकों से बाहर नहीं आया है। मुझे लगा कि वो मर चुका है। मुझे इस आदमी की याद आ रही है। 50 या 60 वर्ष पहले वो अक्सर कल्टीवेटर्स की जीत की श्रृंखलाओं को समाप्त कर देता था। इसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई। अप्रत्याशित रूप से वो आज फिर से प्रकट हुआ। 50 साल पहले वो पहले से ही एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग था। अब उसकी खेती कितनी भयानक है। उसे अर्जुन देव को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। इस बार तो सब कुछ खत्म हो गया। उनकी आखिरी जीत की श्रृंखला खत्म होने वाली है। जब दर्शकों ने श्वेत केश वाले बूढ़े व्यक्ति को अपना नाम घोषित करते हुए देखा तो उन सभी ने अफसोस में अपना सिर हिला दिया। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि अर्जुन देव लगातार कुछ और जीत हासिल कर सकेंगे। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। इसका कारण ये था कि खेती में अंतर बहुत अधिक था। बूम! सुखविंदर ने आसपास की आवाजों पर ध्यान नहीं दिया। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसके हाथ में 1 मीटर लंबी तलवार आई और उसने उसे लहराया। एक मोटी तलवार क्यूई जो 20 मीटर से भी अधिक लंबी थी, असीमित गति से बह गई। जैसे ही तलवार क्यूई बढ़ी, ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी आधे में विभाजित हो रही है। अर्जुन देव ने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को थपथपाया और तेजी से किनारे पर चले गए, अस्थायी रूप से हमले से बचते हुए। बूम! जैसे ही उसका पैर जमीन से बाहर निकला, मोटी तलवार क्यूई जमीन में टकरा गई। एक जोरदार धमाके के साथ तलवार क्यूई ने एक लंबी खाई बनाई जो आधा मीटर गहरी थी। क्या आदमी है! कीमती तलवार पुरानी नहीं हुई है, बल्कि ये और भी ज्यादा बढ़ रही है। ये दृश्य देखकर मंच पर मौजूद दर्शक हैरानी से रो पड़े। बूम बूम बूम! तेज हवा चली और सुखविंदर की आकृति टिमटिमाई। उसने 4 बार लगातार तलवार लहराई और तलवार क्यूई के 4 धागे एक दूसरे के साथ जुड़ गए, लगातार घूम रहे थे। प्रत्येक तलवार क्यूई 20 मीटर से भी अधिक लंबी थी। पवन चक्की की तरह वे आकाश से उतरे और अर्जुन देव पर दबाव डाले। बवंडर स्वॉर्ड चॉप, सुखविंदर का प्रसिद्ध कॉन्सुमेट स्किल। तलवार की शक्ति आकाश से उतरती है। आप इस मूव को चकमा नहीं दे सकते, आप केवल इसका सामना कर सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से ये बूढ़ा आदमी अभी भी इतना मजबूत है।
मुझे याद है कि वो अतीत में केवल 2 बार तलवार लहरा सकता था, अब वो 4 बार तलवार लहरा सकता है। इस बवंडर स्वॉर्ड चॉप को देखकर एक तलवार विशेषज्ञ ने तुरंत समझाना शुरू कर दिया। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और देखा कि तलवार क्यूई के 4 धागे तेजी से घूम रहे हैं। अब वो उनकी रूपरेखा नहीं देख सकता था, वो केवल धुंधली छाया देख सकता था। तलवार की शक्ति आकाश में संघनित हो गई, एक सर्वोच्च शक्ति लिए हुए धीरे धीरे नीचे दब रही थी। अर्जुन देव को लगा जैसे कोई पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा है, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। यहां तक कि एक पहाड़ भी नीचे दबा रहा है, आप कहां छिप सकते हैं? बवंडर तलवार चॉप इस स्तर पर पहुंच गया है। क्या उत्तम तलवार चाल है। अर्जुन देव ने थोड़ा भौएं चढ़ा दी। उसने मन ही मन सोचा, अप्रत्याशित रूप से मैं इसे चकमा नहीं दे सकता। चूंकि मैं चकमा नहीं दे सकता, मैं इसे तुम्हारे लिए तोड़ दूंगा। अर्जुन देव चिल्लाए और उनकी हथेली पर एक्यू पॉइंट फट गए। बूम! ड्रैगन क्यू का एक किनारा उसकी दाहिनी बाह में इकट्ठा हो गया। उस पल में अर्जुन देव को लगा कि वो असीम शक्ति से भर गया है, वो एक पहाड़ भी तोड़ सकता था। ड्रैगन क्यू ने अपनी 5 उंगलियों में इकट्ठा किया और उसने अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में बांध लिया। फिर अर्जुन देव बवंडर स्वॉर्ड चॉप के केंद्र में आकाश में उड़ गए। आप खुद को अधिक महत्व देते हैं, तो क्या हुआ अगर आप इसे तोड़ सकते हैं? सुखविंदर ने ठंड से सूंघा। उसके शरीर में सार बढ़ गया और उसके कपड़े लगातार फड़फड़ाने लगे। हू हू! उसके कपड़ों के भड़फड़ाहट के साथ हवा उफनने लगी। इसने एक तेज हवा का गठन किया जो द्वंद्व युद्ध की अंगूठी में आगे पीछे गरजती रही, लहरों की तरह उठती और गिरती रही। बवंडर स्वॉर्ड चॉप 5 तलवारें, बवंडर स्वॉर्ड चॉप 6 तलवारें, बवंडर स्वॉर्ड चॉप 7 तलवारें। सुखविंदर की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। एक तेज हवा चली और आकाश का रंग बदल गया जैसे ही उसने लगातार अपनी तलवार लहराई। बूम बूम बूम! बवंडर स्वॉर्ड चॉप अर्जुन देव पर उड़ता हुआ बड़ा और बड़ा होता गया। जैसे ही तलवार क्यू घूमी, इसने एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया। जमीन फट गई और मिट्टी के बड़े टुकड़े आकाश में उड़ गए, जो भयानक शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। लानत है, ये सुखविंदर क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो स्पष्ट रूप से अर्जुन देव को मारने की कोशिश कर रहा है। भीड़ में से किसी ने कहा। जैसे ही तेज हवा चली, दर्शक स्टैंड में कई मार्शल सेंट कल्टीवेटर स्थिर रूप से खड़े नहीं हो सके और हिलने लगे। हालांकि सुखविंदर नहीं रुके। अंत में उन्होंने एक बवंडर स्वॉर्ड चॉप भेजा जिसमें तलवार क्यू के 10 धागे शामिल थे। तभी वो धीमा हो गया। हू हू! सुखविंदर लगातार हाँफता रहा। इन 10 बवंडर स्वॉर्ड चॉप को भेजने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्र 10 साल हो गई है। उसका पूरा व्यक्तित्व भी बेहद कमजोर हो गया था। वो अब कोई ताकत नहीं लगा सकता था। बवंडर तलवार स्लैश की परतों पर परतें, प्रत्येक पिछले वाले से बड़ी और मजबूत, एक सतत पर्वत श्रृंखला की तरह दिखाई देती थीं, जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती थीं। दर्शक स्टैंड में विभिन्न उत्कृष्ट प्रतिभाओं के भाव बदल गए। ये विशेष रूप से उन कृषकों के लिए था जिनके अर्जुन देव के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। उन सभी के चेहरे पर खुशी के भाव थे। वो बता सकते थे कि इन 7 बवंडर स्वॉर्ड चॉप की ताकत असीम थी। एक साधारण मार्शल किंग इसका सामना नहीं कर पाएगा। इस बात की बहुत संभावना थी कि बवंडर स्वॉर्ड चॉप की इन परतों के नीचे अर्जुन देव की मृत्यु हो जाएगी। वे कैसे खुश होंगे? प्रशांत, शर्मिला और अन्य सभी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुश्ती के रिंग में इतना इंटेंस सीन होगा। अर्जुन देव का भाव शांत था। उसने तेज हवा और अपने चारों ओर उड़ रही चट्टानों को नजरअंदाज कर दिया। उसने पिन व्हील स्वॉर्ड चॉप के केंद्र में मुक्का मारा, जो सबसे आगे था, जहां तलवार क्यू इंटरसेक्ट करती थी। तोड़ो! बवंडर स्वॉर्ड चॉप चकनाचूर हो गया और अर्जुन देव के शरीर में एक बड़ी ताकत उमड़ पड़ी, जिससे उसके आंतरिक अंग मंथन करने लगे। टूटी हुई तलवार क्यू चाकू की तरह थी, जो अर्जुन देव के शरीर पर बरस रही थी, जो खूनी घाव छोड़ रही थी। बूम! अर्जुन देव के बाएं हाथ पर पाम के नीचे दूसरा एक्यू पॉइंट फट गया। ड्रैगन क्यू के 2 स्ट्रैंड्स विलीन हुए और एक मुक्के से इसे चकनाचूर कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा बवंडर स्वॉर्ड चॉप किया। तीसरा एक्यू पॉइंट फट गया। एक बार फिर अर्जुन देव ने एक और भी शक्तिशाली पिन व्हील स्वॉर्ड चॉप को तोड़ दिया, जिससे उनका रास्ता निकल गया। जब ड्रैगन क्यू के आखिरी 5 स्ट्रैंड्स इकट्ठे हुए, तब तक अर्जुन देव तलवार क्यू के 9 धागों से बने बवंडर स्वॉर्ड चॉप को तोड़ चुके थे। तलवार क्यू का सिर्फ आखिरी किनारा ही बचा था। ये तलवार क्यू के 10 धागों से बना सबसे मजबूत बवंडर स्वॉर्ड चॉप भी था। अर्जुन देव के कपड़े पहले ही टूटी हुई तलवार क्यू से फट चुके थे। विभिन्न आकारों के घाव उसके शरीर को ढक रहे थे।
उनके शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो सुरक्षित हो। यदि उनके मजबूत शारीरिक शरीर के लिए ना होता तो सिर्फ टूटी हुई तलवार क्यों ही अर्जुन देव को अनगिनत बार टुकड़े टुकड़े कर देती। जब अर्जुन देव ने आखिरी बवंडर स्वॉर्ड चॉप देखा तो वो चिल्लाए। उनके दाहिने हाथ पर ब्लू ड्रैगन टैटू अचानक जीवंत हो गया। उनकी दाहिनी मुट्ठी, जिसका उन्होंने उपयोग नहीं किया था, आखिरकार फट गई। बैंग! एक ड्रैगन फैल सकता है, उस पहाड़ जैसी आभा को पूरी तरह से दबा सकता है। एक तेज आवाज थी और पूरी कुश्ती की अंगूठी मदद नहीं कर सकी कि कुछ बार कांप गई। हुश! तलवार क्यू के 10 धागों से बना बवंडर स्वॉर्ड चॉप तलवार क्यू के अनगिनत धागों में बिखर गया। वे बारिश की तरह जमीन पर गिर पड़े। तलवार की बारिश के बीच अर्जुन देव आकाश से उतरे और सुखविंदर पर मुक्का मारा। जब सुखविंदर ने अर्जुन देव को 10 बवंडर स्वॉर्ड चॉप तोड़ते हुए देखा तो उनकी आंखें शौक से भर गईं। उन्हें ऐसे अंत की उम्मीद नहीं थी। सुखविंदर विरोध करना चाहता था, लेकिन उसे पता चला कि उसने बवंडर स्वॉर्ड चॉप पर अपना सारा सार पहले ही समाप्त कर दिया था। उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। बैंग! एक मुक्के से सुखविंदर का वृद्ध शरीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह आसमान में तैर गया। पुस! तेजी से उतरती तलवार क्यूई ने सुखविंदर के शरीर पर बारिश की तरह प्रहार किया। जल्द ही उसके शरीर पर हजारों छेद दिखाई दिए, जिससे अनगिनत खूनी छेद हो गए। जब सुखविंदर उतरा तो वो पूरी तरह से मर चुका था। तेज हवा चली। दर्शक इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सके। सुखविंदर वास्तव में उस टूटी हुई तलवार क्यूई से मारा गया था जिसे उसने भेजा था। अरे नहीं, वो अभी भी जीवित है। प्रमोद ने अर्जुन देव को देखते हुए तीव्र दर्द को सहन किया, जो अभी भी खड़ा था। उसका दिल नफरत से भर गया। शर्मिला और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली, साथ ही वे अर्जुन देव की ताकत पर चकित थे। ऊंचे टावर में युवराज चैतन्य के आव भाव शांत रहे। उसने खून से लथपथ और घायल अर्जुन देव को देखा, जो हाँफ रहा था। उन्होंने कहा, तैमूर को लड़ने के लिए तैयार होने के लिए कहो। इस साथी को बाहर निकलने का समय ना दें। मैं नहीं चाहता कि वो हार जाए, मैं बस यही चाहता हूं कि वो मर जाए। अर्जुन देव ने जो ताकत दिखाई, उससे युवराज चैतन्य को एक बार में अर्जुन देव को हराने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। सुखविंदर के पास मूल रूप से ज्यादा जीवनकाल नहीं बचा था। वो पहले से ही बहुत संतुष्ट था कि वो अर्जुन देव को ऐसी दयनीय स्थिति में ला सकता है। जब कमरे में मौजूद अन्य बूढ़े लोगों ने युवराज चैतन्य के ठंडे भाव देखे तो उन सभी को हल्की ठंडक महसूस हुई। अप्रत्याशित रूप से युवराज चैतन्य ने अपने एक अधीनस्थ की मृत्यु पर शोक व्यक्त नहीं किया। इस तरह के ठंडे खून ने हर किसी को डर से कांप दिया। क्या है, दा कहूं? अर्जुन देव के घावों से खून जमीन पर गिर पड़ा। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। ये कल्पना करना कठिन था कि एक मार्शल किंग बवंडर स्वॉर्ड चॉप्स की 10 परतें भेज सकता है। अर्जुन देव के सार के साथ भी वो इस चाल की थकावट को सहन नहीं कर पाएगा। सुखविंदर जैसा बूढ़ा राक्षस ही ऐसा कर सकता है, जो 150 वर्षों से अधिक जीवित रहा। दुर्भाग्य से सुखविंदर को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव के पास ब्लू ड्रैगन की क्यूई होगी। ये आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क की पूर्ण शक्ति हड़ताल की शक्ति थी। ये भी एक तुरुप का पत्ता था, जिसका उपयोग अर्जुन देव तब तक नहीं करते जब तक कि उनके पास कोई अन्य विकल्प न हो। एक बार जब वो इसका इस्तेमाल कर लेता है तो वो आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क के तहत किसी भी हत्या की चाल को तोड़ने में सक्षम होगा। फिर भी अर्जुन देव को चोटें कुछ हद तक असहनीय लगीं। हालांकि बाहरी चोटें भयानक लग रही थीं, लेकिन वो छोटी बातें थीं। ये सिर्फ कुछ दर्द था। कुछ देर इसे सहने के बाद ये बीत जाएगा। अर्जुन देव की मानसिक स्थिति के साथ ये उनके युद्ध को प्रभावित नहीं करेगा। अधिक गंभीर आंतरिक चोटें थीं। हर बार जब वो तलवार के उस दौर को नष्ट कर देता था तो तीव्र शॉक वेव उसके आंतरिक अंगों को हिला देता था। इतनी बार जमा होने के बाद उनके 5 विसरा और 6 आंतों को काफी नुकसान हुआ था। अगर वो लड़ता जारी रखता तो उनकी चोटें और बढ़ जातीं। ची ची। ठीक इसी समय बाई मुरन की लाश से नग्न आंखों के लिए अदृश्य लाल बत्ती के गुच्छे तैर रहे थे। लाल बत्ती की मात्रा वास्तव में उच्च रैंक वाले रक्त राक्षसों के समान थी, जिसे अर्जुन देव ने पहले मारा था। इसके अलावा ये बहुत कम हानिकारक था और इसमें दानव निवासियों जितनी नकारात्मक भावनाएं नहीं थीं। एक पल में इसने अर्जुन देव के पूरे शरीर को और अधिक आरामदायक महसूस कराया। भन भन भन। अर्जुन देव के चेतना सागर में लाल रंग का सिंहासन उमड़ने लगा। अर्जुन देव ने महसूस किया कि वो लगातार ठीक होने में खर्च की गई ऊर्जा है। सिंहासन के अंदर का खून का पूल भी चक्करों में बढ़ रहा था। अर्जुन देव ने आनंद को काटा और एक मुंह काला खून थूक दिया। उसे अचानक और आराम महसूस हुआ। शू! एक भारी आवाज सुनाई दी। ये दूसरा चैलेंजर था।
अर्जुन देव की आंखें पहले ही अपनी स्पष्टता वापस पा चुकी थीं। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि ये तैमूर ही था जिसने पंकज सिंह को हराया था। तैमूर ने अपनी गदा हटा दी और उसके शरीर पर काला भेड़िया टैटू धीरे धीरे फैलने लगा। उसने उदास होकर कहा, क्षमा कीजिए, मुझे दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं है, लेकिन ये एक कुश्ती रिंग है। आपके लिए निष्पक्षता जैसी कोई चीज नहीं है। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जब से मैंने कुश्ती रिंग में प्रवेश किया है, मैंने कभी भी सच्ची निष्पक्षता के बारे में नहीं सोचा। हुची। अर्जुन देव ने ब्लड फ्लेम शूज को सक्रिय किया और बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़े। उनकी मुट्ठी से बाघ और ड्रैगन की दहाड़ आई जब उन्होंने आक्रमण करने की पहल की। दूसरे पक्ष का काला भेड़िया टैटू थोड़ा अजीब था। अर्जुन देव दूसरे पक्ष को ज्यादा समय नहीं देना चाहते थे। वो काले भेड़िए के टैटू को फैलने से रोकना चाहते थे। बैंग। तैमूर ने शांति से अर्जुन देव की मुट्ठी को प्राप्त करने के लिए अपनी नुकीली गदा घुमाई। मुट्ठी और नुकीली गदा हिंसक रूप से टकराए। एक जोरदार धमाके के साथ एक लहर तुरंत हवा में फैल गई। अर्जुन देव ने गदा से प्रतिक्षेप बल का उपयोग किया और हवा में पलट गए। जब उसने तैमूर के सिर पर मुक्का मारा, तैमूर ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया की। वो एक कदम पीछे हटा और फिर से अर्जुन देव पर अपनी गदा घुमाई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। गदा से प्रतिक्षेप बल का उपयोग करते हुए अर्जुन देव ऊपर और नीचे गए। उनकी मुट्ठी की हवाएं बिजली की तरह थीं जब उन्होंने लगातार ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट से तैमूर पर हमला किया। तैमूर के काले भेड़िए टैटू को फैलने से रोका गया। वो केवल अपने शत्रुओं का सामना करना जारी रख सकता था। उसने अपनी ताकत कई गुणा बढ़ा दी। तैमूर अर्जुन देव पर अपनी गदा घुमाना चाहते थे ताकि उनका काला भेड़िया टैटू दिखाई दे, लेकिन तैमूर अर्जुन देव द्वारा रोक दिए गए थे। ये आदमी इतना मजबूत क्यों है? तैमूर काफी देर तक अटैक करने के बाद अर्जुन देव को नहीं गिरा सके। धीरे धीरे वो निराश होने लगे। तैमूर एक बर्बरवादी था और काला भेड़िया उसके कुल का टोटम था। अगर वो इसे नहीं बुला सकता था तो उसकी ताकत आधी रह जाएगी। तैमूर को पता था कि अर्जुन देव बहुत मजबूत हैं, लेकिन तैमूर को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार वो एक बर्बर योद्धा था जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन जब उनका अर्जुन देव से सामना हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ताकत अर्जुन देव तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। अगर उनकी गदा की विशेष सामग्री के लिए ना हो तो वे अर्जुन देव द्वारा दबा दिए गए होते। भूम भूम भूम। बूम। द ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट के साथ काम किया। अर्जुन देव एक उड़ते हुए ब्लू ड्रैगन की तरह थे। जैसे ही अर्जुन देव ऊपर और नीचे चले गए, उन्होंने तैमूर को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर किया, जिससे उन्हें लगातार पीछे हटना पड़ा। ये जारी नहीं रह सकता। ये आदमी बिल्कुल भी घायल नहीं लग रहा है। मुझे इसे एक ही स्ट्राइक में वापस खटखटाना होगा और अपने कुलदेवता को बुलाना होगा। वुल्फ फैंग ब्रेक। तैमूर ने चिल्लाया और अपनी गदा लहराई। एक काला भेड़िया दिखाई दिया जो बहुत ठोस लग रहा था। ये एक शातिर आभा लिए गया था, जबकि ये अर्जुन देव पर झूलता था। काले भेड़िए की अजीब आंखों ने अर्जुन देव को देखा। ये एक पशु देवता की तरह लग रहा था, जिससे किसी का दिल कांप रहा था। इस अजीब ऊर्जा का वास्तव में मानसिक हमला भी होता है। अर्जुन देव ने मन ही मन मुस्कुराया। दुर्भाग्य से ये मेरे खिलाफ बेकार है। इसे समाप्त करने का समय आ गया है। बूम। अपनी ताकत को छिपाने का इरादा नहीं रखते हुए अर्जुन देव ने अपने वाइटम क्यूई और एसेंस को मिला दिया। उसकी ताकत तुरंत 4 लाख किलोग्राम बल तक पहुंच गई। उसकी मुट्ठी की हवा में बढ़ती ऊर्जा मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन विस्फोट हो गई। बैंग बैंग बैंग। काला भेड़िया विस्फोटक ऊर्जा से तुरंत चकनाचूर हो गया। ये केवल एक पल के लिए विरोध करने में कामयाब रहा। तैमूर ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी ताकत छिपा रहे होंगे। दुर्भाग्य से मुझे बहुत देर हो चुकी है। ब्लैक वुल्फ ने जो कुछ ही समय में ब्लॉक किया, तैमूर के शरीर पर टैटू पहले ही फैल गया था। तैमूर के पीछे धीरे धीरे एक काले भेड़िए की छवि दिखाई दी। बहुत देर हो चुकी है? मेरा ऐसा विचार नहीं है। अर्जुन देव ने काले भेड़िए को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही तैमूर ने अपने कुलदेवता को बुलाया, अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ तैमूर के सीने पर रख दिया। पुसी। पाम स्वॉर्ड बाहर निकल गया और तैमूर के सीने में तुरंत एक कटोरे के आकार का छेद हो गया। तैमूर के मुंह के कोने से खून का रिसाव हो रहा था और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। तैमूर के पीछे जो काला भेड़िया बनने वाला था, उसकी छवि धीरे धीरे बिखर गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही स्थिति पलटने वाली थी, अर्जुन देव तुरंत लड़ाई को समाप्त कर देंगे। बैंग। अर्जुन देव ने एक और हथेली का प्रहार किया। उनका वाइटल क्यूई और एसेंस विलीन हो गया और तैमूर को अर्जुन देव ने वापस खटखटा दिया था। तैमूर अब उठ नहीं पा रहा था।
ताड़ की तलवार चारों ओर घूमी और एक बार फिर अर्जुन देव की हथेली पर लौट आई। लगातार 48 जीत, क्या वो जीतना जारी रख सकता है? जब दर्शकों के खड़े कई काश्तकारों ने तैमूर को जमीन पर लेटा हुआ देखा तो उनकी भावनाएं बढ़ गईं। ये तैमूर ही थे जिन्होंने पंकज सिंह को भी हराया था। अप्रत्याशित रूप से तैमूर अर्जुन देव से हार गए और इसके अलावा उसे अपने कुलदेवता का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिला। युवराज चैतन्य ने खिड़की पर जोर से प्रहार किया। उसकी अभिव्यक्ति फिर से उदास हो गई। इसके बाद उसने खुद को शांत किया और कहा, डरो मत, मेरे पास अभी भी मनिंदर है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसे डेविड फर्नांडिस भी नहीं हरा सके। अभी युवराज चैतन्य केवल मनिंदर और सर्वेश का उपयोग कर सकते थे। उन्होंने जिन विशेषज्ञों को काम पर लगाया था वे सभी प्रशांत और अन्य पर उपयोग किए गए थे। अगर युवराज चैतन्य को पता होता कि अर्जुन देव से निपटना इतना मुश्किल होगा तो वो अपने इंतजामों पर पुनर्विचार कर सकते थे। सर्वेश कब लौटेगा? युवराज चैतन्य ने कुछ निराश होकर पूछा। कुश्ती की रिंग के मुख्य पात्र होने के नाते सर्वेश अपनी इच्छा के अनुसार आ जा सकता था। यहां तक कि युवराज चैतन्य भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते थे। सर्वेश अपनी इच्छा के अनुसार आ जा सकता था। उसे कुश्ती की रिंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सिटी लॉर्ड, सर्वेश 2 दिन पहले चला गया था। वो जल्द से जल्द कल वापस आएगा। युवराज चैतन्य ने गुस्से में कहा, ये सोचने के लिए मैंने उसे इतना बड़ा इनाम दिया है, ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उसने मुझे चेहरा भी नहीं दिया। अगर मैं अर्जुन देव को जीतना जारी रखता हूं तो मैं कम से कम 10 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खो दूंगा। कुश्ती की रिंग में वापस आकर अर्जुन देव ने देखा कि मनिंदर ने 3 ढालों को बुलाया और हिलना बंद कर दिया। वो मंद मंद मुस्कुराया और कहा, क्या आप कछुए की रणनीति का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? जैसे ही ढाल हवा में नाचने लगी, मनिंदर ने उदासीनता से कहा, क्या ये आपकी जीत की लकीर को समाप्त करने की एक अच्छी रणनीति है? अर्जुन देव ने अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली और जमीन पर जोर से पटका। बैंग! तुरंत जमीन में एक दरार दिखाई दी। जब दरार फैली तो की ब्लेड की एक लहर तेजी से मनिंदर की ओर उड़ी। मनिंदर ने दोनों हाथों से हाथ की मुद्रा बनाई और 3 हथेली के आकार की ढालें तेजी से बड़ी हो गईं। फिर वो भी जमीन पर गिर पड़ा। एक अनिर्वाचनीय ऊर्जा फैल गई और दरार ढालों के सामने 3 मीटर रुक गई। डैंग, डैंग, डैंग। ये देखकर कि ये चाल काम नहीं कर रही है, अर्जुन देव की आकृति चमकी और उन्होंने तेजी से मनिंदर पर मुक्का मारा। जब मुक्के की हवा ढाल से टकराई तो उसने जोर से आवाज दी। अर्जुन देव की मुट्ठी सुन्न हो गई, लेकिन मनिंदर, जो ढाल के अंदर था, केवल थोड़ा लाल हो गया। वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। ये ढाल एक मध्यम ग्रेड गुप्त खजाना होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे पक्ष को कुछ रक्षात्मक तकनीकें पता होनी चाहिए, अन्यथा इससे निपटना इतना मुश्किल नहीं होता। अर्जुन देव ने अपने शुद्ध वाइटल क्यूई से सैकड़ों बार आक्रमण किया, लेकिन वो लंबे समय तक मनिंदर को नहीं गिरा सका। इसलिए उसे हार माननी पड़ी और क्रूर बल का उपयोग करना जारी रखना पड़ा। मनिंदर ने ढाल के पीछे से उपहास किया, क्या आपके हाथ में दर्द महसूस हो रहा है? चलो, मैं तब तक नहीं गिरूंगा जब तक कि आपका अपना हाथ अपंग न हो जाए। अर्जुन देव गुस्सा महसूस किए बिना नहीं रह सके। ये आदमी बहुत शोर मचाता है। वो बिल्कुल कछुए की तरह है। नहीं, उससे निपटना कछुए से भी कठिन है। जब डेविड फर्नांडिस ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इस ढाल की शक्ति का अनुभव किया था। उस रक्षात्मक शक्ति को केवल राक्षसी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। डेविड फर्नांडिस को तो यहां तक शक था कि आधे कदम वाला मार्शल मोनार्क भी इस आदमी के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। लगातार 49 जीतें। जब तक वो एक और जीतता है, वो लगातार 50 जीत तक पहुंचेगा। क्या वो इस तरह खत्म होने वाला है? दर्शक स्टैंड में किसानों, जिन्होंने अर्जुन देव पर कुछ स्पिरिट स्टोन्स रखे थे, असंतोष में सोच रहे थे, जबकि उन्होंने अनजान अर्जुन देव को देखा। 3 पाम के आकार की ढालें मनिंदर के बगल में चुपचाप तैर रही थीं। मनिंदर के चेहरे पर एक आराम का भाव था जब उन्होंने कुछ उपहास के साथ अर्जुन देव को देखा। वो एनर्जी से बाहर क्यों है? या क्या उसका हाथ सचमुच अपंग है? अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दूसरे पक्ष की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो एक प्रतिवाद के बारे में सोचने लगा। डेविड फर्नांडिस के पास तलवारों को नियंत्रित करने की कला और नरसंहार की एक और भी मजबूत स्थिति है, फिर भी वो इस व्यक्ति की ढाल को नहीं तोड़ सका। इसका मतलब ये था कि आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क के नीचे के लोग शुद्ध आक्रमण शक्ति से इस व्यक्ति की ढाल को नहीं तोड़ पाएंगे। मुझे एक और तरीका सोचना होगा। गति के साथ तोड़ना भी मुश्किल होगा। उस ढाल में दुश्मन की गतिविधियों को स्वचालित रूप से पकड़ने की क्षमता थी। जब तक किसी की गति मैक 4 नहीं होती, तब तक ये बेकार होगा।
यदि कोई गति या ताकत के साथ नहीं टूट सकता है तो ये ढाल आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के तहत उन लोगों के लिए सिरदर्द होगी। ऐसा लगा जैसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि डेविड फर्नांडिस जैसा मजबूत व्यक्ति भी केवल ड्रॉ में समाप्त हो सकता है। मुझे समझ में आ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं और उनके होंठ एक चाप में मुड़े हुए थे। उसने आखिरकार एक प्रतिवाद के बारे में सोचा। अगर मैं इसे गति या ताकत से नहीं तोड़ सकता हूं तो क्या मैं शारीरिक हमले को रोक सकता हूं? क्या मैं मानसिक हमले को रोक सकता हूं? इस समय अर्जुन देव की मेंटल एनर्जी बहुत मजबूत थी। ये एक मार्शल सम्राट की तरह मजबूत था। हालांकि अर्जुन देव के आक्रमण के तरीकों की कमी थी और उन्हें तैयारी के लिए लंबे समय की आवश्यकता थी, लेकिन ये एक उचित युद्ध में उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं था। हालांकि ये मनिंदर जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत उपयुक्त था जिसने शांति के लिए पूछने की पहल की। जब तक दूसरे पक्ष ने एक उद्घाटन का खुलासा किया, अर्जुन देव तुरंत पार करने में सक्षम होंगे। ढाल की सुरक्षा के बिना यह आदमी सिर्फ कूड़ेदान का एक टुकड़ा था। अचानक अर्जुन देव की चेतना के सागर में मानसिक ऊर्जा उमड़ने लगी। थोड़ी देर बाद इसने एक देवता का गठन किया। अर्जुन देव के नियंत्रण में ये चेतना के सागर को छोड़कर मनिंदर की ओर उड़ गया। अर्जुन देव चेतना के सागर को छोड़कर ढाल के पीछे मनिंदर की ओर बढ़ गए। ची जब निराकार देवता ने ढाल को छेद दिया तो अर्जुन देव को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि देवता की चमक काफी कमजोर हो गई है। इस ढाल में वास्तव में मानसिक ऊर्जा को कमजोर करने का प्रभाव था। सौभाग्य से ये केवल कमजोर हो रहा था और अवरुद्ध नहीं हो रहा था। अर्जुन देव ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। ढाल के अंदर मौजूद मनिंदर ने असहाय अर्जुन देव की ओर देखा। वो खुद से बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था और कुछ मजेदार शब्द कहने ही वाला था कि अचानक उसे पता चला कि उसके सामने का दृश्य बदल गया है। हालांकि उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनके सामने का दृश्य अचानक बदल गया है। बंजर भूमि पर सर्वोच्च महिमा वाले एक देवता हवा में खड़े थे। क्या चल रहा है? क्या मैं रेसलिंग सिटी में नहीं था? मैं यहां कैसे आया? मनिंदर ने मन ही मन सोचा और उसने खाली इधर उधर देखा। अरे नहीं, ये एक भ्रम है। मनिंदर ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने जल्दी से अपनी जीभ की नोक को हल्का सा हिलाया और दर्द की एक लहर महसूस की। फिर उसके सामने का भ्रम धीरे धीरे गायब हो गया। हालांकि जब मनिंदर को होश आया तो उन्हें पता चला कि अर्जुन देव पहले ही किसी समय ढाल में प्रवेश कर चुके थे। अब अर्जुन देव उनके सामने आधे मीटर से भी कम दूरी पर खड़े थे। आप अंदर कैसे आए? मनिंदर ने डर कर कहा। हालांकि जब मनिंदर ने बोलना समाप्त किया तो उन्हें समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। मनिंदर ने ढाल पर नियंत्रण खो दिया होगा जब वो विचलित हो गए थे, जिससे अर्जुन देव को इसका फायदा उठाने की अनुमति मिली। बैंग बैंग। अर्जुन देव ने मनिंदर के सवाल का जवाब देने के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया। उसने मुट्ठी की हवाओं की एक अनंत धारा भेजी, जिससे मनिंदर दर्द से चिल्लाने लगा। आपको इतना घमंडी होने के लिए किसने कहा? क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कछुआ ढाल है? अब मैं तुम्हें पीट रहा हूं। मनिंदर को संकरी जगह में डॉज करने का मौका भी नहीं मिला। जब उन्हें पीट पीट कर आधा कर दिया गया तब अर्जुन देव आखिरकार रुक गए। जब दर्शकों ने ये देखा तो उन्हें ये अजीब लगा। उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन देव एक क्षण पहले निर्दोष प्रतीत होने वाली ढाल में एक कमी को कैसे खोजने में सफल रहे। हालांकि थोड़ी देर बाद दर्शकों को एहसास हुआ कि अर्जुन देव जीत गए हैं। वो पहले ही क्रमानुसार 49 जीत हासिल कर चुके थे। दर्शकों ने तुरंत गड़गड़ाहट शुरू कर दी। युवराज चैतन्य द्वारा आयोजित 3 प्रतिद्वंदियों को हराने के बाद अर्जुन देव के अगले प्रतिद्वंदी अधिक सामान्य थे। वे अब हास्यास्पद रूप से मजबूत नहीं थे। अर्जुन देव ने लड़ने के लिए अपनी वाइटल की का उपयोग करना जारी रखा। उन्होंने महसूस किया कि फर्म बॉडी टेम्परिंग आर्ट महापूर्णता पर पहुंचने वाली है। जब तक कि उन्हें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता जिसे वो संभाल नहीं सकते, तब तक वो अपने सार और महत्वपूर्ण की का विलय नहीं करेंगे। अर्जुन देव अपने सार और महत्वपूर्ण की का विलय नहीं करेंगे। जैसे जैसे वो युद्ध के बाद युद्ध लड़ते गए, अर्जुन देव की लगातार जीत पागलपन से जमा होने लगी। 50, 51, 52, 53। डोंग। युद्ध के ढोल अनंत रूप से गूंज रहे थे। ड्रैगन दहाड़ रहे थे और कुश्ती के मैदान में बाघ दहाड़ रहे थे। अर्जुन देव की आभा फली फूली। हालांकि उसके लिए जीतना मुश्किल था, लेकिन वो दृढ़ रहने और जीतने में सफल रहा। जब अर्जुन देव ने लगातार 60वीं जीत हासिल की तो पूरी कुश्ती की रिंग उत्साह से भर गई। अर्जुन देव को वोट देने वाले कई किसान उत्साह से खड़े हो गए। लगातार 60 जीत। इस व्यक्ति ने वास्तव में लगातार 60 जीत हासिल की। आखिरकार उसने अपनी कुछ पूंजी वापस पा ली। कौन सोच सकता था कि वो लगातार 60 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। प्रमोद के अर्जुन देव के भाव बेहद जटिल हो गए। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने होंठ काट लिए। क्या ये ईर्ष्या या शर्म थी? अब वे क्या महसूस कर रहे थे, इसका वर्णन करने का कोई तरीका नहीं था।
उसका पूरा शरीर असीमित ऊर्जा से भरा हुआ था। उसके शरीर का प्रत्येक हिस्सा एक धारदार हथियार था जो दूसरों को घायल कर सकता था। युद्ध के दौरान अर्जुन देव की वाइटल की समझ एक नए स्तर पर पहुंच गई। उसे महसूस हुआ कि वो पहले ही फर्म बॉडी टेम्परिंग आर्ट की चौथी परत की महापूर्णता पर था। वास्तव में जब तक युवराज चैतन्य भीड़ के साथ हस्तक्षेप नहीं करते और उनसे निपटने के लिए किसानों को नहीं भेजते, तब तक युवराज चैतन्य उन्हें हरा नहीं पाते। अगर प्रशांत और अन्य लोग सामान्य रूप से लड़ते तो उनके लिए लगातार जीत हासिल करना कोई समस्या नहीं थी। इन प्रतिभाओं ने एक ही साधना क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साधना तकनीकों और मार्शल तकनीकों की खेती की और उनके पास मजबूत समझ, क्षमता और प्रतिभा थी। अर्जुन देव हर पहलू में शिखर पर पहुंच गए थे। वो आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के तहत कुछ विरोधियों को खोजेंगे। इस तथ्य से ये स्पष्ट था कि डेविड फर्नांडिस और अन्य अपनी लगातार जीत के बाद भी जीत सकते थे। इससे ये स्पष्ट था कि वे प्रमोद और अन्य के समान स्तर के प्रतिभावान नहीं थे। जब तक वे युवराज चैतन्य की स्नाइपिंग को तोड़ नहीं सकते, तब तक वे अपनी जीत का सिलसिला जारी रख सकते हैं। दुर्भाग्य से विभिन्न कारणों से प्रशांत और अन्य लोगों की जीत का सिलसिला समाप्त हो गया। डेविड फर्नांडिस ने अर्जुन देव की ओर देखा, जिनके वस्त्र खून से सने थे और उनका शरीर घावों से छलनी था। उसने अपने दिल में कुछ असंतोष महसूस किया। ये आदमी हमेशा इतना अचूक होता है, ना तो वो गर्म है ना ठंडा। हालांकि जब वो अंत में विस्फोट करता है तो वो सभी को चौंका देता है। अर्जुन देव ने हर मैच बड़ी मुश्किल से जीता। कोई हाईलाइट नहीं था। इससे ये आभास होता था कि वो अगले दिन तक नहीं टिक पाएगा। जब युवराज चैतन्य के कटाक्ष के कारण डेविड फर्नांडिस, प्रशांत, पंकज सिंह और शालिनी मेघ की जीत का सिलसिला समाप्त हो गया, तो केवल अर्जुन देव ही कायम रहे। केवल वही पूरे रास्ते पर कायम रहा। पहले की तरह ही उसने बुरी तरह और मेहनत से जीत हासिल की, लेकिन उसने वास्तव में लगातार 60 मैच जीते थे। उसने किसी भी आकर्षक चाल का उपयोग नहीं किया, ना ही उसने किसी धमकीदायक मुद्रा का उपयोग किया। वो ऐसा ही था, सामान्य और उदासीन था, जब वो लड़ाइयों के माध्यम से जीतता रहा। रूपाली देव का अंतिम विस्फोट सभी की उम्मीदों से बढ़कर था। रूपाली देव ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन, अर्जुन देव ने लगातार 60 जीत हासिल की है। आइए देखें कि क्या वे लोग अभी भी कुछ कहने की हिम्मत करते हैं। शर्मिला ने अर्जुन देव की ओर देखा और धीरे से आह भरी। अप्रत्याशित रूप से सभी के हारने के बाद वो आखिरी हंसी के साथ एकमात्र है। बूम बूम। जब अर्जुन देव ने दिन के अपने अंतिम प्रतिद्वंदी से लड़ाई की तो उन्होंने अपने बाएं हाथ पर 3 और एक्यूपॉइंट खोले। नीले रंग के ड्रैगन की 3 धाराओं ने उसकी बाहों को भर दिया और उसके शरीर की सभी हड्डियां और जोड़ जोर से चटकने लगे। उसके शरीर की सभी मांसपेशियां स्पंदित हो गईं और उसका खून बढ़ गया। उनकी हड्डियों से निकलने वाली सबसे आदिम वाइटल की ने अर्जुन देव के पूरे शरीर को लगातार भर दिया। अर्जुन देव का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने मन ही मन सोचा, अप्रत्याशित रूप से मैं एक लड़ाई के बीच में टूट गया। मैं फर्मामेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट की चौथी परत की महान पूर्णता तक पहुंच गया हूं। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और महसूस किया कि उनके शरीर की सारी ऊर्जा एक साथ इकट्ठी हो गई है। अर्जुन देव ने न केवल 3 एक्यूपॉइंट खोले, बल्कि उनकी ताकत 2,55,000 किलोग्राम बल से बढ़कर 6 लाख किलोग्राम बल हो गई। जब उनके प्रतिद्वंदी ने देखा कि अर्जुन देव अचंभे में हैं, तो वह अपने मन में आनंदित हो गए। उन्होंने अर्जुन देव पर एक अद्वितीय कृपाण प्रकाश भेजा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए तोड़ दो। अर्जुन देव ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली और आकाश पर मुक्का मारा। 2 धमाके आवाजें थीं। वह घनी कृपाण रोशनी बिखर गई और मुट्ठी की हवा फट गई। अर्जुन देव ने कुल 6 लाख किलोग्राम बल का प्रयोग किया, जिससे हवा में बवंडर आ गया। उसने अपने प्रतिद्वंदी को हवा में खींच लिया और उसे चारों ओर घुमा दिया। हार। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। एक बाघ और एक अजगर दिखाई दिए। बाघ और अजगर की दहाड़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। बाघ और ड्रैगन की ऊर्जा ने ब्लेड्समैन को मारा, जिसे अर्जुन देव के वाइटल की द्वारा हवा में खींच लिया गया था और उसे 1 किलोमीटर से अधिक पीछे उड़ने के लिए भेज दिया। अंतिम जीत हासिल करने के बाद अर्जुन देव ने लगातार 64वीं जीत हासिल की। वह अब जीत की लकीर वाला एकमात्र ग्लैडिएटर था। जब अर्जुन देव ने पूरे अखाड़े की जयकारों और भीड़ की हाफ को महसूस किया, तो वह शांत रहे। पहले की तरह उनके पास ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं थे। जब भूरे वस्त्र पहने बूढ़े ने अर्जुन देव को विजयी होते देखा, तो उसके दिल में एक पीड़ा महसूस हुई। उसने थोड़ा कांपते हुए स्पिरिट स्टोन्स के बक्से निकाले।
लगातार 64 जीत के बाद अर्जुन देव लगभग 2 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस समय उनकी लगातार जीत का पागलपन आखिरकार खुद को प्रकट कर दिया। यहां तक कि एक नियमित हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क के पास भी मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की इतनी बड़ी राशि नहीं होगी। जब भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन देव को स्पिरिट स्टोन्स को मीडियल ग्रेड यूनिवर्स रिंग में रखते देखा तो उसने अर्जुन देव को बधाई नहीं दी, जैसा कि वह आमतौर पर करता था। भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपने दिल में असंख्य भावनाओं को महसूस किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह युवक इतनी दूर जाएगा। लगभग 2 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स सिर्फ एक छोटी सी राशि थी। भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति अर्जुन देव की लगातार 60 जीत पर बहुत स्पष्ट थे। सट्टेबाजी क्षेत्र के बैंकर युवराज चैतन्या ने कम से कम 2 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खो दिए थे। युवराज चैतन्या को शायद अर्जुन देव को टुकड़ों में काटने का मन कर रहा था। बधाई हो, प्रशांत और अन्य लोगों ने मुस्कुराते हुए अर्जुन देव के पास जाते हुए कहा। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और विनम्रता से सभी को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों को जोड़ लिया। जहां तक उन ईर्ष्यालु निगाहों की बात थी, उसने उन्हें अनदेखा करना चुना। अगर अर्जुन देव ने प्रमोद को निर्ममता से अपंग नहीं किया होता तो भीड़ में अभी भी कुछ असंगत आवाजें होती। लेकिन इससे पहले कि वे लोग अर्जुन देव के बारे में जानते थे, उनकी उदासीन उपस्थिति के नीचे एक तेज आभा थी। ऐसा नहीं था कि अर्जुन देव में स्वभाव या ताकत नहीं थी, बस इतना था कि वह आमतौर पर उनके साथ परेशान नहीं हो सकता था। इसके अलावा उनके सामने प्रमोद का भाग्य था, तो कौन अपने लिए मुसीबत की तलाश करने की हिम्मत करेगा। उन्होंने जल्दी से अपनी निगाहें हटाने से पहले केवल अर्जुन देव को ईर्ष्या से देखा। इस ऊंचे टावर के अंदर युवराज चैतन्या उतने निडर नहीं थे जितना हर किसी को उम्मीद थी। इसके बजाय उनकी अभिव्यक्ति इतनी शांत थी कि वह डरावनी थी। कमरे में माहौल बहुत दमघोटू था। दोनों पक्षों के अधीनस्थों ने जब भावहीन युवराज चैतन्या को बीच में बैठे देखा तो उन्होंने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। सभी जानते थे कि हाल ही में खत्म हुई रेसलिंग रिंग में युवराज चैतन्या ने 4 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खो दिए थे। मूल रूप से उन्होंने अर्जुन देव पर केवल 1 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का दाम लगाया था, लेकिन अचानक किसी ने इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया, जिससे युवराज चैतन्या का नुकसान बिना किसी कारण के 2 गुना हो गया। यदि कल अर्जुन देव जीतना जारी रखते हैं और अपनी 70वीं जीत हासिल करते हैं तो भुगतान फिर से 2 गुना हो जाएगा, जो 4 गुना तक पहुंच जाएगा। फिर उनका नुकसान 8 लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स तक पहुंच जाएगा। युवराज चैतन्या ने केवल 20 मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स अर्जित किए थे। विभिन्न लागतों की कटौती करने और अपने अधीनस्थों को रिश्वत देने के बाद उन्होंने केवल कुछ मिलियन मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स अर्जित किए थे। उन्होंने केवल कुछ मिलियन सोने के सिक्के प्राप्त किए थे। यदि अर्जुन देव जीतना जारी रखते हैं तो वह वास्तव में दिवालिया हो जाएंगे और उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। थोड़ी देर बाद युवराज चैतन्या ने टेबल पर कई बार उंगली थपथपाई। वो पापी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम सब कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? क्या तुम वहां बैठे मौत का इंतजार कर रहे हो? बूढ़े लोगों ने नजरों का आदान प्रदान किया, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। युवराज चैतन्या ने ठंडे स्वर में खर्राटे मारे, फिर वहां अपनी बाईं ओर सबसे निकटवर्ती बूढ़े की ओर मुड़ा और पूछा, क्या आपको यकीन है कि सर्वेश कल वापस आएंगी? बूढ़े का पसीना ठंडा हो गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, यह कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वह कल वापस आएंगी। हालांकि अगर वे वास्तव में वापस नहीं आती हैं तो हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। युवराज चैतन्या ने जब यह सुना तो उनका चेहरा थोड़ा डूब गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कि वह कोई निर्णय ले रहे हो। अगर सर्वेश कल आते हैं तो उन्हें बस इतना करना था कि अर्जुन देव की 70वीं जीत के साथ जीत के सिलसिले को खत्म कर दें। हालांकि उन्हें भारी नुकसान होगा, लेकिन फिर भी वह कुछ लाख मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स अर्जित करने में सक्षम होंगे। हाल ही में रेसलिंग सिटी पर कब्जा करने के बाद युवराज चैतन्या का पहला मौका था जब उन्हें इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा। रैंक ए रेसलिंग की रिंग हर 3 साल में केवल एक बार आयोजित की जाती थी। अतीत के रेसलिंग की रिंगों में इतने सारे प्रतिभाशाली कभी नहीं थे। अधिक से अधिक केवल 2 या 3 लोग ही प्रतिस्पर्धा करेंगे। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।